O77 हिंदी अध्याय 381 आप सचमुच बहुमुखी प्रतिभा वाले। धप। वह अपने दूसरे दोस्त की तरह अपनी गर्दन को पकड़ते हुए जोर से जमीन पर गिर पड़ा। जो भी ऐसा ही कर रहा था, लेकिन ऐसा करने का कोई फायदा नहीं है क्योंकि मैंने पहले ही उनके शरीर में काफी मात्रा में सूर्य की आग स्थानांतरित कर दी है। इसने उनके आंतरिक अंगों और रक्त को एक एक करके जलाना शुरू कर दिया था। इन ग्रिम रेस राक्षसों के पास भयानक जीवन शक्ति होने के बावजूद उनके लिए कम समय में इन चोटों से उबरना काफी कठिन होगा। मुझे कहना होगा कि ग्रिम युद्ध क्षेत्र में आने के बाद से यह मेरी सबसे आसान लड़ाई थी। ये लड़ाई और लंबी चलती अगर गेटरमैन की ये दूसरी गलती न होती, वह अपने दोस्त की बलि देना चाहता था ताकि वह मुझ पर जानलेवा हमला कर सके। ये बहुत बड़ी गलती थी जिसकी वजह से उसकी जान चली गई। यदि उसने अपने दोस्त को बचाया होता और मेरे खिलाफ मिलकर लड़ा होता तो वे 10 मिनट और जीवित रह सकते थे, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया और अब वे दोनों दर्द से जमीन पर तड़प रहे हैं। मुझे अपना मुकाबला समाप्त करने में 3 मिनट से भी कम समय लगा, जबकि अन्य अभी भी अपने प्रतिद्वंद्वियों से लड़ रहे थे। अपने प्रतिद्वंद्वियों को खत्म करने के सबसे करीब सोफिया और रीना थी। कुछ ही मिनटों में वे अपने पहले प्रतिद्वंद्वियों को खत्म कर देंगी और उन्हें शेष बची 2 प्रतिद्वंद्वियों को खत्म करने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। ये बहुत आश्चर्यजनक है, लेकिन बहुत अप्रत्याशित भी है। कारण बहुत सरल है। इसका अनुभव मैं स्पष्ट रूप से देख सकता हूं कि यह बेन, एम्मा और रिची के लिए ग्रिम जाति के राक्षसों से लड़ने का पहला अवसर है। वे स्पष्ट रूप से उनकी युद्ध रणनीति और चालों से बहुत अपरिचित हैं। यही कारण है कि सोफिया और रीना पहले अपने प्रतिद्वंद्वी को खत्म करेगी, फिर दूसरों को। और मैं सही कह रहा हूं क्योंकि सोफिया और रीना ने अभी अभी अपने पहले प्रतिद्वंद्वी को मारा है और अब आक्रामक रूप से अन्य 2 से लड़ रही हैं। FEWebnovel.com। पुच्छी पुच्छी मैंने 2 ग्रिम जाति के राक्षसों को फिर से चाकू मारा और उनमें सनफायर का इंजेक्शन लगाया। मैं उन्हें अपने छोटे प्रयोग के लिए जीवित रखना चाहता था और उनकी उपचार दर को देखते हुए मैंने उनमें सनफायर का इंजेक्शन लगाना जारी रखा ताकि वे जमीन में स्थिर पड़े रहें और अपना अंतिम स्टैंड लेने के लिए पर्याप्त रूप से ठीक न हो सकें। 10 मिनट और बीत गए और सोफिया और रीना ने अंततः अपने दूसरे प्रतिद्वंद्वी को खत्म कर दिया और अब केवल एक ही बचा है जिसे खत्म करने में उन्हें 1 मिनट से भी कम समय लगेगा। मुकाबले और अधिक तीव्र होते जा रहे हैं और इसके लिए मैं और अधिक सतर्क और तैयार हो गई हूं, खासकर उन 2 शीर्ष खिलाड़ियों के खिलाफ जो रिची और रीना के खिलाफ लड़ रहे हैं। यदि अभिजात वर्ग ने अपनी विशेष चाल का उपयोग कर लिया है और वे दोनों उन्हें संभाल नहीं पाते हैं तो मैं मदद के लिए आगे आऊंगा, हालांकि मुझे नहीं लगता कि उन्हें मेरी मदद की आवश्यकता होगी। समय बीतता गया और 15 मिनट और बीत गए और एमा अंततः अपने एक प्रतिद्वंद्वी को मारने में सफल हो गई जिसके साथ वह लड़ रही थी। उसके कुछ समय बाद रिची ने भी अपने पहले प्रतिद्वंद्वी को मार डाला, लेकिन वह एमा की तरह भाग्यशाली नहीं था क्योंकि जैसे ही उसने अपने पहले प्रतिद्वंद्वी को मारा, वह अभिजात वर्ग जिससे वह लड़ रहा था क्रोधित हो गया और उसने अपने आत्मा टोटेम को बुलाया। रिची पहले तो स्पिरिट टोटेम को देखकर चौंक गया, लेकिन जल्द ही उसे समझ आ गई और उसकी ऊर्जा भी बढ़ गई और उन दोनों के बीच तीव्र लड़ाई शुरू हो गई। मैं लड़ाई के करीब चला गया, लेकिन बहुत करीब नहीं। मैं केवल तभी कोई कदम उठाऊंगा जब वह खतरा होगा और इसके लिए मैंने पहले से ही अपनी तलवार की दूसरी वृद्धि को सक्रिय कर दिया है। ये पूरी तरह से चार्ज है और इसका उपयोग किसी भी समय हमला करने के लिए किया जा सकता है। जैसे जैसे लड़ाई चल रही थी, मैंने अपनी बाईं ओर से एक और उतार चढ़ाव महसूस किया। मुझे ये जानने के लिए अपनी गर्दन मोड़ने की जरूरत नहीं थी कि यह कुलीन गेटोरमैन था जो लड़ रहा था। एम्मा ने भी अपनी आत्मा टोटेम को बुलाया। उसके प्रतिद्वंद्वी द्वारा भी अपनी आत्मा टोटेम को बुला लेने के बाद युद्ध के मैदान पर लड़ाई अंततः अपने चरम पर पहुंच गई थी, क्योंकि उन्हें हर मिनट सैकड़ों वार करते हुए देखा जा सकता था। अंततः एम्मा ने कुलीन गेटरमैन को मार डाला और अगले ही क्षण सामान्य गेटरमैन का सिर धड़ से अलग कर दिया। जब उसने चारों ओर देखा तो उसने देखा कि 3 लोग पहले ही अपने विरोधियों को खत्म कर चुके थे और अब केवल सतर्कता से लड़ाई को देख रहे थे। इससे उसे बहुत आश्चर्य हुआ क्योंकि वह स्पष्ट रूप से जानती थी कि वह सबसे मजबूत थी, लेकिन वह अपनी लड़ाई खत्म करने के लिए आगे आई। इससे वह कुछ परेशान हो गई। अंततः 10 मिनट के बाद बेन और रिची दोनों ने एक ही समय पर अपनी लड़ाई समाप्त की और देखा कि सभी ने पहले ही अपनी लड़ाई समाप्त कर ली थी। केवल 10 राक्षसों को खत्म करने के लिए आप सभी ने लगभग 1 घंटे बर्बाद कर दिया था। अगर अन्य एस श्रेणी के गिल्ड को ये पता चल गया तो वे निश्चित रूप से हम पर हंसेंगे। अचानक हमने एक आवाज सुनी, केवल ये देखने के लिए कि हमारा टीम लीडर अचानक हमारे पास प्रकट हुआ और हम सतर्क होने के बावजूद उसे आने में असमर्थ थे। उसे देखकर हम सब उसकी ओर घूरने लगे, लेकिन सोफिया को छोड़कर किसी की भी कुछ कहने की हिम्मत नहीं हुई।
सोफिया ने कहा। वह कुछ और कहना चाहती थी लेकिन उसकी बड़ी बहन ने उसे रोक दिया। ओह, मैं तुम्हें ये पहले देना भूल गया था। ये तुम्हारे गिल्ड द्वारा आवंटित रूनिक डिस्क है, उसने कहा और लापरवाही से हम पर रूनिक डिस्क फेंकना शुरू कर दिया। मैंने रूनिक डिस्क पकड़ ली और जैसा कि मैंने उम्मीद की थी कि वे उच्च श्रेणी की रूनिक डिस्क है, एस श्रेणी के गिल्ड वास्तव में कुछ खास है, मैंने डिस्क को देखते हुए सोचा। सभी ने उस डिस्क को उन राक्षसों पर लगाना शुरू कर दिया जिन्हें उन्होंने मारा था। मैंने भी एक राक्षस पर हमला किया। जैसा कि मैंने किया, वह पहले से भी अधिक हिंसक रूप से जमीन पर छटपटाने लगा। जहां तक अन्य गैटरमैन का सवाल है जो अभी भी जीवित हैं, उनके लिए मैंने अलग योजना बनाई है। मैं नीचे झुका और हत्या नियम को पूरी तरह से सक्रिय कर दिया और गैटरमैन के शरीर को छुआ। मैंने गैटरमैन के शरीर की पूरी कार्यप्रणाली को महसूस करने के लिए अपनी आंखें बंद कर ली, जैसे कि उसके शरीर और हर चीज में कितनी अंधेरी ऊर्जा है। मैंने अपनी उच्च बुद्धि के कारण शीघ्रता से वह सब जान लिया जो मुझे जानना आवश्यक था और अब समय आ गया है कि मैं आमने सामने आऊं। मैंने अपनी तलवार को दूसरे संवर्धन पॉइंट इन्फर्नो से चार्ज करना शुरू किया और जब मुझे लगा कि मैं पूर्ण शक्ति तक पहुंच गया हूं, तो मैंने चार्ज करना बंद कर दिया और अपनी तलवार को उसके मनशिराओं के केंद्र में छेद दिया। है जैसे ही मेरी तलवार ने उसकी मनशिराओं के केंद्र को छेदा, उसने एक भयंकर चीख निकाली, लेकिन मैंने इसकी परवाह नहीं की क्योंकि मेरा अधिकांश ध्यान उसके शरीर पर फैली छोटी लाल रेखाओं पर था। मैं अपने साथियों की नज़रों को अपने ऊपर महसूस कर सकता था। मैं स्पष्ट रूप से अनुमान लगा सकता था कि उनमें से कुछ क्या सोच रहे हैं। वे सोच रहे हैं कि मैं एक बीमार पागल हूं जिसे ग्रिम राक्षसों को प्रताड़ित करने में आनंद आता है। मैं जो कर रहा हूं वह मूलतः यातना है क्योंकि मैं गैटोरमैन की मैना नसों को जला रहा हूं। यह उससे मैना कोर निकालने की प्रक्रिया से भी अधिक पीड़ादायक है। उसके शरीर में फैलते हुए लाल लावा को देखकर, काली ऊर्जा को अग्नि जैसी काली ऊर्जा में बदलते हुए, जितना अधिक मैं उस लावा जैसी लताओं को देखता, उतना ही अधिक मुझे लगता कि मैं सफल होने जा रहा हूं। लेकिन ये केवल मेरी इच्छाधारी सोच थी क्योंकि उसमें से भारी धुआं निकलना शुरू हो गया था। इसका मतलब था कि मैं असफल हो गया था। यदि इसे सीखना इतना आसान होता तो ये ग्रिम युद्ध क्षेत्र में सीखने वाली सबसे कठिन चीजों में से एक नहीं हो सकती थी। आपका तरीका गलत है। आप वास्तव में बहुमुखी प्रतिभा के धनी हैं। मैं आपको 10 गुना अधिक फसल काटने का तरीका सिखाऊंगा, टीम लीडर ने अचानक कहा जब वह एकमात्र जीवित ग्रिमरेस राक्षस की ओर चलने लगा। आपका तरीका गलत है। आप वास्तव में बहुमुखी प्रतिभा के धनी हैं। मैं आपको 10 गुना अधिक फसल काटने का तरीका सिखाऊंगा, टीम के नेता ने अचानक कहा जब वह एकमात्र जीवित ग्रिमरेस राक्षस की ओर चलना शुरू कर दिया। टीम लीडर, आपने अभी जो 10 गुना अधिक फसल काटने की बात कही, उसका मतलब क्या है? सोफिया ने उत्सुकता से पूछा, जब टीम लीडर ग्रिमरेस के राक्षस के सामने खड़ी थी, जिसे उसने अभी अभी हराया था। उसने इस ग्रिमरेस राक्षस को जानबूझकर जीवित रखा था ताकि वह अधिक मैना क्रिस्टल इकट्ठा कर सके। मैं तुम्हें डार्क एनर्जी के रूपांतरण की एक विधि सिखा रहा हूं, उन्होंने कहा। जब उन्होंने ये कहा तो मेरे अलावा हर कोई भ्रमित हो गया। माइकल ने पहले जो करने की कोशिश की थी, वह अंधेरे को अग्नि प्रकार की अंधेरे ऊर्जा में बदलना था, ताकि वह नियमित मैना क्रिस्टल के बजाय अग्नि क्रिस्टल प्राप्त कर सके। टीम लीडर ने समझाया। हॉन्फना, चारों ओर से लोगों की सांसें रुक रुक कर चलती सुनाई दे रही थी क्योंकि उन्हें विश्वास ही नहीं हो रहा था कि उन्होंने अभी क्या कहा है। क्या हम ऐसा कर सकते हैं? सोफिया ने आश्चर्य से पूछा। हाँ, ग्रिम जाति को हमारी दुनिया ने अस्वीकार कर दिया है और यही कारण है कि हम मैना क्रिस्टल प्राप्त कर सकते हैं और हम जो कर रहे हैं वह ये है कि उस डार्क एनर्जी में फेरबदल करके उसे एक मौलिक स्वाद दे रहे हैं ताकि हम मौलिक प्रकार के मैना क्रिस्टल प्राप्त कर सकें, टीम लीडर ने कहा और अपने भंडारण से एक धुरी जैसी चीज निकाली। यह एक विशेष उपकरण है जिसे कंसंट्रेटर कहा जाता है। ये हमारी आवश्यकता के अनुसार आवश्यक ऊर्जा को एक बिंदु पर संकेंद्रित करता है। माइकल ने अपनी अग्नि ऊर्जा का उपयोग करने के अलावा सब कुछ सही किया। टीम लीडर ने मेरी ओर देखते हुए कहा, आपने अपनी अग्नि ऊर्जा और नियम शक्ति का उपयोग कर लिया है। अब आपको अपनी अग्नि क्षमता का उपयोग करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि आपकी नियम शक्ति इससे कई गुना अधिक शक्तिशाली है। बस अपनी नियम शक्ति का उपयोग करें। वे बाहर तो बिना किसी बाधा के काम कर सकते हैं, लेकिन ग्रिम रेस के व्यक्ति के शरीर में वे थोड़ा संघर्ष पैदा करते हैं। इसलिए ग्रिम रेस की डार्क एनर्जी को संशोधित करने के लिए केवल एक ही चीज का उपयोग करना बेहतर है। और एक और चीज जो आपको करनी है वह है अभ्यास। तब तक अभ्यास करें जब तक आप इसे करने में सक्षम न हो जाएं। हालांकि मुझे आपको चेतावनी देनी होगी, ये बात 1 या 2 सप्ताह में नहीं सीखी जा सकती।
इसके लिए ग्रिम जाति के राक्षसों के सैकड़ों शरीरों पर अभ्यास करने की आवश्यकता है। टीम लीडर ने सभी से कहा। अधिकांश लोगों के चेहरे पर अभी भी भ्रम है, लेकिन उन्होंने फिर भी सिर हिलाया। परिणाम देखने पर उनका भ्रम दूर हो जाएगा। अब ध्यान से सुनो, डार्क एनर्जी के गुण को बदलने के लिए 3 शर्तें पूरी होनी चाहिए। पहली यह कि ग्रिम जाति के व्यक्ति को जीवित होना चाहिए। जब वह जीवित होगा तभी आप उसकी डार्क एनर्जी के गुण को बदल पाएंगे। जहां तक दूसरी शर्त का सवाल है, आपके द्वारा इसमें छोड़ी गई शक्ति एकदम सही मात्रा में होनी चाहिए। यह न तो कम होनी चाहिए, न ही ज्यादा। और अंतिम शर्त ये होनी चाहिए कि आपको ग्रिम जाति के राक्षस की मन शिराओं के केंद्र में अपनी शक्ति इंजेक्ट करनी चाहिए, टीम लीडर ने कहा। और अगले ही पल मुझे प्रशिक्षक के हाथ में पकड़ी हुई धुरी जैसी चीज से तेज बिजली के उतार चढ़ाव का एहसास हुआ। पूछी 2 सेकंड बाद प्रशिक्षक ने अपनी धुरीनुमा चीज को ग्रिम जाति के राक्षस के सीधे उसके मन शिराओं के नेटवर्क के केंद्र में घुसा दिया। आह! गेटोरमैन जो बेहोश था जाग उठा और बहुत जोर से चिल्लाया, लेकिन किसी को परवाह नहीं थी क्योंकि हर कोई उसके शरीर में फैल रही रोशनी को देख रहा था। 10 सेकंड से भी कम समय में सब कुछ खत्म हो जाता है, राक्षस मर जाता है। उसके शरीर में केवल एक ही बदलाव हुआ है कि उसकी जादुई नसों में बिजली की हल्की चमक देखी जा सकती है। अब आप दोहन शुरू कर सकते हैं, टीम के नेता ने कहा। सोफिया ने सिर हिलाया और उच्च श्रेणी के रूनिक डिस्क को ग्रिम रेस राक्षस की छाती में लगा दिया और यह इतनी तेज थी कि 3 मिनट के भीतर इसने गेटोरमैन की कटाई पूरी कर दी और उसे पूरी तरह से राख में बदल दिया। जैसे ही सोफिया ने ग्रिम जाति के राक्षसों की राख से रूनिक डिस्क उठाए, सभी ने उसे घेर लिया। जब उसने रूनिक डिस्क की कुंडी खोली और उसमें चमकते हुए बैंगनी रंग के मैना क्रिस्टल दिखे तो वह जोर से चौंकी और उन 10 मैना क्रिस्टल में कभी कभी रोशनी टिमटिमाती हुई दिखाई दे रही थी। मैंने मेजर स्टेज एलीट ग्रिम रेस मॉन्स्टर से 11 फायर क्रिस्टल्स काटे थे, लेकिन सोफा ने सामान्य मेजर स्टेज ग्रिम रेस मॉन्स्टर से 10 थंडर क्रिस्टल्स काटे। केवल 1 मैना क्रिस्टल का अंतर है। मुझे यकीन है कि अगर मैंने हाई ग्रेड रूनिक डिस्क के साथ कटाई की होती तो मैं कम से कम 4 से 6 और मैना क्रिस्टल्स काटे होते। मैंने पहले प्रशिक्षक की बात पर पूरी तरह से विश्वास नहीं किया था, लेकिन अब चमकते क्रिस्टल को देखकर लगता है कि प्रशिक्षक ने जो कहा वह सब सच है, सोफिया ने कहा। और टीम लीडर की आंखों में सितारे चमक उठे। न केवल वह बल्कि अन्य लोग भी उसे देखने लगे। मुझे इस तरह मत देखो, मैं तुम्हारी नकदी मशीन नहीं बनूंगा जो तुम्हें मौलिक मैना क्रिस्टल देता है। अगर उन्हें चाहिए तो आपको उन्हें स्वयं बनाना होगा, टीम के नेता ने सभी की आंखों में चमक देखते हुए कहा। आप में कोई मजा नहीं है, टीम लीडर, सोफिया ने कहा, लेकिन इससे वह अगला सवाल पूछने से नहीं रुकी। सोफिया ने पूछा, क्या हम इस प्रक्रिया के माध्यम से किसी भी प्रकार के मैना क्रिस्टल प्राप्त कर सकते हैं? ये प्रश्न सुनकर मैंने भी अपने कान खड़े कर लिए, क्योंकि जहां तक मुझे पता है इस विधि के माध्यम से केवल मौलिक प्रकार के क्रिस्टल ही बनाए जा सकते हैं। टीम लीडर कुछ क्षणों के लिए चुप रहा, मानो सोच रहा हो कि हमें बताए या नहीं, लेकिन हमारे चेहरों पर उत्सुकता भरी निगाहें देखकर उसने अंततः अपना निर्णय दे दिया। इस तरह से न केवल तात्विक प्रकार के क्रिस्टल का उपयोग किया जा सकता है, बल्कि तात्विक प्रकार के क्रिस्टल का उपयोग करना सबसे आसान है, जबकि तात्विक मैना क्रिस्टल के अलावा अन्य प्रकार के क्रिस्टल का उपयोग करना अत्यंत कठिन है। तात्विक क्रिस्टल के उपयोग से 100 गुना अधिक कठिन है। मैंने अपनी आंखों से केवल एक ही व्यक्ति को ऐसा करते देखा है। वैसे भी आपको इन सभी चीजों के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप सभी के पास एक प्रकार की मौलिक शक्ति है। जब तक आप पर्याप्त अभ्यास करते हैं, आप कुछ महीनों में मौलिक मैना क्रिस्टल का उपयोग करने में सक्षम हो सकते हैं, टीम के नेता ने कहा। ये प्रश्न पूछने के बाद लोगों ने प्रशिक्षक को अकेला नहीं छोड़ा और तरह तरह के प्रश्न पूछे, जैसे कि वह धुरीनुमा चीज कहाँ मिलती है, इसकी कीमत कितनी है और अन्य कई बातें। मुझे ये जानकर आश्चर्य हुआ कि स्पिंडल प्रकार की यह चीज काफी सस्ती है। इसकी कीमत ग्रेड 8 टोटेम आर्टिफैक्ट के समान है, जिसे कोई भी यहाँ ला सकता है। टीम लीडर ने एक एक करके सभी के सवालों के जवाब दिए। सभी ने सवाल पूछे, जिनमें मैं भी शामिल था। टीम लीडर द्वारा हमारे सभी प्रश्नों के उत्तर देने के बाद हमने आगे बढ़ना शुरू किया और आधे घंटे बाद ही हमारा सामना 11 ग्रिम जाति के राक्षसों की एक और टीम से हुआ। और पिछली बार की तरह प्रशिक्षक ने जैसे ही हमें बताया कि ग्रिम जाति के राक्षस हमारे आसपास छिपे हुए हैं, वह गायब हो गया और हमारी लड़ाई समाप्त होने के तुरंत बाद वापस आ गया। क्रिस्टल एकत्र करने के बाद हम फिर से आगे बढ़े और 1 घंटे से भी कम समय बाद हमें 14 राक्षसों की टीम का सामना करना पड़ा, जिसके साथ हम 1 घंटे से भी अधिक समय तक मुकाबला करने में सफल रहे, जिसमें एम्मा 4 राक्षसों से एक साथ लड़ रही थी।
मैं मदद कर सकता था, लेकिन ये लड़ाई की बात नहीं थी और एमा उस समय 4 राक्षसों को अच्छी तरह से संभाल रही थी, इसलिए मैंने मदद नहीं की, बल्कि बस खड़े होकर प्रतीक्षा की कि यदि उसे जरूरत पड़े तो वह मदद कर सके, जो निश्चित रूप से उसे नहीं मिली। इसके बाद लगभग 2 घंटे तक हमें किसी बड़े समूह का सामना नहीं करना पड़ा और जब अंततः सामना हुआ तो वह 10 राक्षसों का समूह था, जो कि टीम लीडर द्वारा हमारे लिए निर्धारित न्यूनतम आवश्यकता थी। रास्ते में टीम लीडर ने इतने राक्षसों को मारा कि उनकी गिनती 200 से ऊपर हो गई, जिसमें कई राक्षसों के समूह थे, 7 राक्षस, 8 राक्षस और यहाँ तक कि 9 राक्षस भी थे, लेकिन टीम लीडर ने उन सभी को मार डाला। हमारे पास एक टीम लीडर था जिसे राक्षसों के एक समूह को नहीं मारना था, जिसमें 9 ग्रिम जाति के राक्षस थे और हमें लड़ने देना था, लेकिन उसने हमारी बात नहीं सुनी और अपने डांट से उन सभी को मार डाला और कहा कि हम उस समूह से लड़ेंगे जिसमें 10 या उससे अधिक राक्षस हों। ठीक है, आज के लिए इतना ही काफी है, अब हम किले में वापस लौटेंगे। टीम लीडर ने कहा जब हमने ग्रिम जाति के राक्षसों के चौथे समूह से मैना क्रिस्टल की कटाई पूरी कर ली थी, जिन्हें हमने अभी अभी मारा था। मेडेलिन दलदल से हमारी वापसी काफी सुरक्षित थी। हमारे सामने आने वाले सभी ग्रिम जाति के राक्षसों को टीम लीडर ने जल्दी ही खत्म कर दिया। आज का दिन सबसे अधिक फलदायी रहा, क्योंकि मैंने कुल 148 मैना क्रिस्टल प्राप्त किए थे। मैंने 4 पूरी तरह से अच्छी स्थिति वाले मेजर स्टेज राक्षसों से 102 मैना क्रिस्टल प्राप्त किए थे, जबकि 4 आधे जले हुए ग्रिम जाति के राक्षसों से अन्य 42 मैना क्रिस्टल प्राप्त किए थे। यद्यपि मैं 4 प्रमुख चरणों के ग्रिम जाति के राक्षसों से मौलिक मैना क्रिस्टल प्राप्त करने में असफल रहा, क्योंकि उनके शरीर आधे जल चुके थे, इसके बावजूद मैं उच्च श्रेणी के रूनिक डिस्क के माध्यम से ग्रिम राक्षसों के उन आधे जले हुए शरीरों से 42 मैना क्रिस्टल प्राप्त करने में सक्षम था। चूंकि मैंने डार्क एनर्जी को परिवर्तित करके तात्विक प्रकार के मैना क्रिस्टल प्राप्त करने की विधि के बारे में पढ़ा था, इसलिए मैंने निर्णय लिया कि ग्रिम जाति के जिन राक्षसों को मैं मारूंगा, उनमें से आधे को मैं अपने प्रयोग के लिए उपयोग करूंगा, ताकि उनसे तात्विक प्रकार के मैना क्रिस्टल प्राप्त कर सकूं। यद्यपि आज मुझे कोई सफलता नहीं मिली, लेकिन यदि मैं निरंतर प्रयास करता रहूंगा तो एक दिन मुझे सफलता अवश्य मिलेगी। अपनी जेब में मौजूद 147 मैना क्रिस्टल के बारे में सोचते हुए मुझे बेहद खुशी महसूस हुई। ये ग्रिम युद्ध के मैदान में कुछ भी नहीं हो सकता है, लेकिन यह बाहरी दुनिया में बहुत बड़ी रकम है और मैं उच्च श्रेणी के रूनिक डिस्क के कारण इतनी राशि प्राप्त करने में सक्षम था। यदि मैंने अपने पास मौजूद मध्य श्रेणी के रूनिक डिस्क का उपयोग किया होता तो मैं अधिकतम 110 मैना क्रिस्टल ही प्राप्त कर पाता। और यह केवल पहला दिन है जब हमारे साथ एक प्रशिक्षक है। मुझे विश्वास है कि मैं आने वाले दिनों में इससे भी अधिक, बहुत अधिक मैना क्रिस्टल अर्जित करूंगा। भविष्य में अगर मैं नाइट स्टेज, मार्शल स्टेज के शिखर तक पहुंचने में सक्षम हूं, तो मुझे इससे कहीं अधिक की आवश्यकता होगी। मुझे अभी भी वह याद है जो मैंने सफेद कुल्हाड़ी से देखी थी। नाइट स्टेज से ऊपर उठने के लिए इसके मालिक को भारी मात्रा में मैना क्रिस्टल की आवश्यकता थी। एक छोटी पहाड़ी के समान वे मेरे पास अब मौजूद राशि से हजारों गुना ज्यादा थे। ये राशि बहुत बड़ी हो सकती है, लेकिन मुझे पूरा भरोसा है कि मैं ग्रिम युद्ध के मैदान जैसी अद्भुत और खतरनाक जगह पर सिर्फ 2-3 साल में इतनी राशि जमा कर सकता हूं। बस जल्द ही हमें शहर का सिलहूर दिखाई दिया और जैसे ही मेरा होलोवॉच नेटवर्क को पहचानता है, वह नोटिफिकेशन के साथ बजने लगता है। केवल मेरा ही नहीं, बल्कि सभी लोग नेटवर्क को पहचानते ही बजने लगते हैं। मैंने अधिसूचना नहीं देखी, मैं अपने अपार्टमेंट पहुंचने पर उन्हें देखूंगा। आज के लिए अलविदा, हम कल भोर में यहीं मिलेंगे। गेट पार करने के बाद टीम लीडर ने कहा। हमने भी एक दूसरे को अलविदा कहा और अपने अपने स्थानों की ओर उड़ चले, जबकि मैं सोफिया और रीना के साथ उड़ चला, क्योंकि पता चला कि उनका अपार्टमेंट मेरे अपार्टमेंट के बहुत पास था, इसलिए हमने एक साथ उड़ान भरने का फैसला किया। हमारा टीम लीडर बहुत शक्तिशाली है, वह शिखर पर पहुंच गया होगा, सोफिया ने कहा। रीना ने अपनी बहन की बात से सहमति जताते हुए में सिर हिलाया, जबकि मैं पूरी तरह से अनजान थी, क्योंकि मुझे समझ में नहीं आया कि उनका क्या मतलब है। शिखर पर पहुंचना, मैंने पूछा, क्योंकि मैं समझ नहीं पाया था कि उन्होंने क्या कहा था। इसका मतलब यह है कि हमारा प्रशिक्षक इतना शक्तिशाली हो गया था कि वह फोर्ट कैवेंडिश के किसी भी शिकार मैदान में बिना किसी डर के जा सकता था। उन्होंने कहा, मेरे भाई ने कहा था कि एस क्लास गिल्ड में केवल वे ही टीम लीडर होंगे जिन्होंने गिल्ड चैलेंज पूरा कर लिया हो और मिड जोन में जाने के लिए कहा हो। मैं मिड जोन के बारे में जानता हूं, लेकिन मैंने गिल्ड चैलेंज के बारे में कभी नहीं सुना था, और जब मैंने सोफिया से पूछा तो उसने खुद ही समझाना शुरू कर दिया।
आपको पता होना चाहिए कि ग्रिम युद्ध क्षेत्र 3 क्षेत्रों में विभाजित है। फोर्ट कैवेंडिश जिसमें हम हैं उसे चौकियों में गिना जाता है। मध्य क्षेत्र वह है जहां मजबूत ग्रिम जातियां पाई जाती हैं जो चौकियों की तुलना में 10 गुना अधिक खतरनाक है, और फिर अंत में युद्ध क्षेत्र है जहां केवल राक्षसी स्तर के विशेषज्ञ ही जा सकते हैं, उसने पूछा। मैंने सहमति में सिर हिलाया क्योंकि मैंने ये सब परिचयात्मक दस्तावेजों में पढ़ा था। मैंने ये भी सुना था कि युद्ध क्षेत्र में मौजूद 95% से अधिक लोग मध्य महाद्वीप से हैं। एस क्लास गिल्ड अपने सदस्यों को मिड जोन में तभी जाने देता है जब वे गिल्ड चुनौती को पार कर लेते हैं, क्योंकि केवल तभी उन्हें वहां एस क्लास गिल्ड में शामिल होने का अधिकार होगा। सोफिया ने बताया, एक अन्य विकल्प यह है कि गिल्ड को छोड़ दिया जाए और एडवेंचरस पैराडाइज के माध्यम से मिड जोन क्षेत्र में चला जाए, क्योंकि इसके लिए न्यूनतम आवश्यकता वर्ग 7 तक पहुंच की है, जो कि एस गिल्ड के अधिकांश एस वर्ग के सदस्यों को गिल्ड में 6 महीने बिताने के बाद उसके गहन अभियानों के कारण मिल सकती है। क्या गिल्ड चुनौती कठिन है? मैंने पूछा। हाँ, ये बहुत कठिन है क्योंकि इस चुनौती को पास करने के बाद आप सीधे रेजिंग थंडर गिल्ड ऑफ वॉरजोन के आधे सदस्य बन जाएंगे। पूर्ण सदस्य बनने के लिए आपको उनकी खुद की परीक्षा पास करनी होगी। सोफिया, मैंने सिर हिलाया। फ्री ओमेगा एबनॉर्मल सीएम। ये दोनों बहनें बहुत सी बातें जानती हैं, शायद इसलिए क्योंकि वे अपने भाई का बहुत सम्मान करती थीं। क्या आपको लगता है कि हमारा टीम लीडर इतना शक्तिशाली है कि वह हमें ओरिएंटेशन देने वाले वाइस गिल्ड मास्टर को हरा सके? मैंने पूछा। मैंने पहले सोचा था कि वाइस गिल्ड मास्टर टीम लीडर से अधिक शक्तिशाली है, लेकिन मेजर स्टेज के प्रशिक्षक को एक आकस्मिक डांट के साथ ग्रिम रेस राक्षसों को राख में बदलते हुए देखने के बाद मुझे लगा कि यह सच है। मुझे अपने मूल्यांकन पर संदेह होने लगा, और अब सोफिया ने कहा कि टीम लीडर ने बहुत कठिन गिल्ड टेस्ट पास किया होगा, इसलिए मुझे अपने मूल्यांकन पर और अधिक संदेह होने लगा। लेकिन जैसे ही मैंने प्रश्न पूछा, दोनों बहनों की ओर से तीव्र प्रतिक्रिया आई। हा 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 हा। सोफिया जोर जोर से हंसने लगी। वह इतनी जोर से हंसी कि नीचे खड़े लोग भी उसकी हंसी की आवाज सुनकर ऊपर देखने लगे। न केवल सोफिया बल्कि रीना, जिसके चेहरे पर आमतौर पर कोई भाव नहीं होता, उसके होठों पर भी हल्की सी मुस्कान आ गई। माइकल, तुम सच में बहुत अच्छे चुटकुले बनाते हो, सोफिया ने अपनी आंखों से आंसू पोंछते हुए कहा, जो उसकी जोर से हंसने से आए थे। जब उसने मेरी ओर देखा तो मैं बस उसे घूरकर देखने लगा। माइकल, इन दोनों के बीच कोई तुलना नहीं है। ये तो एक नवजात बच्चे की तुलना एक ऐसे वयस्क से करना होगा जो अपने जीवन के सर्वश्रेष्ठ दौर में है, सोफिया ने कहा, और मैं उसका आशय स्पष्ट रूप से समझ गया। क्या वह इतनी शक्तिशाली है? मैंने पूछा। हाँ, केवल वह ही नहीं बल्कि एस क्लास गिल्ड के सभी वाइस गिल्ड मास्टर और गिल्ड मिनिस्टर तथा ए क्लास गिल्ड के गिल्ड मास्टर भी। वे लोग नहीं बल्कि राक्षस हैं। एक वाइस गिल्ड मास्टर के पास अकेले ही पूरे गिल्ड को हराने की शक्ति है, वो भी बिना पसीना बहाए। हमारे प्रशिक्षक जैसे लोग उनके सामने चींटियों से भी कम नहीं हैं। ये सुनकर मैं हैरान रह गया और सोफिया की तरफ संदेह भरी नजरों से देखने लगा। मेरी तरफ ऐसे मत देखो, मैं तुम्हें बता दूंगी कि हमारे गिल्ड मास्टर और वाइस गिल्ड मास्टर वॉरजोन के एस क्लास गिल्ड के सदस्य हैं, सोफिया ने समझाया। तो ऐसा ही है। क्या वे नाइट स्तर पर भी हैं? मैंने संदेहपूर्वक पूछा कि यदि उनके पास ऐसी शक्ति है तो उन्हें नाइट स्तर पर नहीं होना चाहिए, केवल नाइट स्तर से ऊपर वालों के पास ही ऐसी शक्ति होनी चाहिए। बेशक वे नाइट स्टेज पर हैं। मुझे नहीं पता कि इसका क्या कारण है, लेकिन आउटपोस्ट पर हर वाइस गिल्ड मास्टर और गिल्ड मास्टर नाइट स्टेज पर हैं, सोफिया ने कहा। नाइट स्टेज पर कोई इतना शक्तिशाली कैसे हो सकता है? मैंने पूछा। गिल्ड में लगभग 1000 लोग हैं। नाइट स्टेज की शक्ति के साथ बिना पसीना बहाए उन्हें हराना असंभव है। मेरे भाई ने मुझे ज्यादा कुछ नहीं बताया, लेकिन उसने कहा कि जो लोग वॉरजोन में प्रवेश करने में सक्षम थे वे सभी विशेषज्ञ हैं, और इसके भीतर जो लोग एस क्लास गिल्ड के सदस्य बन सकते हैं वे केवल राक्षस हैं। सोफिया, क्या आपका भाई युद्ध क्षेत्र में एस क्लास गिल्ड का सदस्य है? मैंने पूछा, लेकिन जल्द ही मुझे इसका पछतावा हुआ क्योंकि यह बहुत व्यक्तिगत था। मुझे खेद है, मैं बहुत उत्साहित था और खुद पर नियंत्रण नहीं रख पाया। मैंने तुरंत माफी मांगी। हालांकि हम दोस्त बन गए हैं, लेकिन इतने अच्छे नहीं क्योंकि हमें मिले हुए बस कुछ ही दिन हुए हैं। आपने माफी नहीं मांगी है, सोफिया ने लापरवाही से अपना हाथ हिलाते हुए कहा। जहां तक आपके सवाल का सवाल है, हाँ, वह वारजोन में एस क्लास गिल्ड का हिस्सा था, लेकिन वह 1 साल पहले सेंट्रल कॉन्टिनेंट के लिए निकल गया था। सोफिया के चेहरे पर गर्व था। हर किसी को गर्व महसूस होगा यदि उनका ऐसा भाई हो। मुझे उम्मीद है कि मेरी छोटी बहन भी बड़ी होने पर मुझ पर ऐसा ही गर्व महसूस करेगी, मैंने सोचा और अपने अपार्टमेंट की ओर उड़ती रही। तो
यह आपकी अपार्टमेंट बिल्डिंग है, ये हमारी बिल्डिंग के बहुत करीब है, सोफिया ने कहा जब हम कई लोगों की निगाहों के सामने मेरी अपार्टमेंट बिल्डिंग के सामने पहुंचे। आपका अपार्टमेंट कौन सा है? मैंने पूछा। वही। सोफिया ने मेरे अपार्टमेंट से लगभग 100 मीटर दूर हल्के नीले रंग की इमारत की ओर इशारा करते हुए जवाब दिया। अब हम व्यावहारिक रूप से पड़ोसी हैं, यदि हम आपके पास आए तो बुरा मत मानना, सोफिया ने कहा और अपनी बहन को साथ लेकर अपनी बिल्डिंग की ओर चल पड़ी, जबकि मैं अपनी बिल्डिंग की ओर चल पड़ा। चबाओ चबाओ चबाओ। जैसे ही मैं अपार्टमेंट में दाखिल हुआ, एशलिन मेरे अंदर से बाहर आए और लगातार मुझ पर चहकने लगी। उसका मतलब बिल्कुल साफ था कि वह अंदर बंद होकर बहुत ऊब गई थी और अब उसे बदले में कुछ स्वादिष्ट चाहिए था। एशलिन असामान्य है। मैंने बहुत गहन शोध किया है और पाया है कि बहुत कम राक्षस हैं जो नाइट चरण में रहते हुए नियम को समझ सकते हैं। यह अत्यंत दुर्लभ है और लाखों राक्षसों में से केवल एक ही ऐसा कर सकता है। लेकिन यह असामान्य बात नहीं है, असामान्य बात है नियम छापना। उन लेखों में नियम छापने का एक भी उल्लेख नहीं था। इसमें उल्लेख किया गया था कि कोई व्यक्ति अपने राक्षस स्रोत से जुड़ सकता है या राक्षस एक दूसरे के नियमों को समझने के लिए मानव स्रोत से जुड़ सकते हैं, लेकिन एक दूसरे की नियम शक्ति के आरोपण के बारे में कभी उल्लेख नहीं किया गया था। ये बेहतर है कि एशलिन की इस असामान्य विशेषता के बारे में किसी को पता न चले, अन्यथा मैं बड़ी परेशानी में पड़ जाऊंगा। मैंने उसे उसकी पसंदीदा मिठाई का एक पैकेट दिया और नहाने चली गई। जब मैं नहाने के लिए वापस आई तो मैंने पाया कि एशलिन ने मेरे द्वारा दिया गया मिठाई का पैकेट खा लिया था और उसने मुझसे रात का खाना जल्दी बनाने को कहा क्योंकि उसे बहुत भूख लगी है। तुम हमेशा भूखी रहती हो, मैंने कहा और उसे प्यार से थपथपाया और हमारे लिए खाना बनाना शुरू कर दिया। मैंने कुछ खास नहीं बनाया, बस एक साधारण खाना बनाया। 40 मिनट में डिनर तैयार हो गया और हमने गर्म गर्म खाना शुरू कर दिया। एशलिन ने अपनी नियमित गति से खाना शुरू किया जो सामान्य मानक से तेज है। 10 मिनट के भीतर ही उसने खाना खा लिया और गैलरी की ओर उड़ गई, लेकिन पेट के पास कुर्सी पर बैठ गई। सफाई करने के बाद मैं बिस्तर पर लेट गया और ढेर में पड़े नोटिफिकेशन को देखने लगा। आखिरकार यह आ ही गया। मैंने कहा, 9 दिन पहले मैंने वेवुल्फ से प्राप्त चीजें जमा कर दी थीं। आमतौर पर इसे संसाधित करने में 7 दिन लगते हैं, लेकिन उन्हें मेरी चीजों को संसाधित करने में 9 दिन लग गए। एकमात्र अच्छी बात यह है कि उन्होंने 3 दिन पहले मेरे द्वारा सबमिट किए गए सामान को भी प्रोसेस कर लिया था। वहां मैंने उन चीजों की सूची देखी जो मैंने सबमिट की थी और वे चीजें जो उन्हें राक्षसों के भंडार में मिली थी और सभी सामग्रियों के नीचे वह कीमत है जो वे मुझे बेचने के लिए देने को तैयार हैं। मैंने राक्षस के भंडार में पाई गई सभी चीजों को देखा और पाया कि वे सभी मेरे लिए अज्ञात थीं। ये देखकर मैंने बेचने के लिए क्लिक किया। टिंग। मैंने अपनी होलो वॉच पर घंटी की आवाज सुनी और पाया कि 3 मिलियन मेरिट अंक मेरे खाते में स्थानांतरित कर दिए गए हैं। ये 3 मिलियन अंक वास्तव में मैना क्रिस्टल की तुलना में कम है, क्योंकि एक मैना क्रिस्टल मिलियन मेरिट अंकों के बराबर है। कोई भी इसे बेचने की तुलना में इसे इकट्ठा करने से 10 गुना अधिक प्राप्त कर सकता है, लेकिन मेरे पास कोई विकल्प नहीं है क्योंकि कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई इन सामानों को कहाँ बेचता है, उन्हें एक ही कीमत मिलती है। थोड़ी सी भी बुद्धि वाला कोई भी व्यक्ति जानता है कि वे इस विधि से हत्या कर रहे हैं। भले ही ये ग्रिम जाति की चीजें हों, उन्हें इतना सस्ता नहीं होना चाहिए, लेकिन हम शिकायत नहीं कर सकते क्योंकि कोई भी अनुमान लगा सकता है कि चौकियों, मध्य क्षेत्रों और युद्ध क्षेत्र को चलाने के लिए संसाधनों की आवश्यकता होती है और यह विधि उन तरीकों में से एक है जिससे उन्हें सब कुछ सुचारू रूप से चलाने के लिए संसाधन मिलते हैं। और ऐसा नहीं है कि हमें कुछ नहीं मिल रहा है, हम ग्रिम रेस राक्षसों की कटाई करके भी हत्या कर रहे हैं और एकल प्रमुख चरण ग्रिम रेस राक्षसों की कटाई करके सामान्य परिवार को अपने पूरे जीवन के लिए समर्थन दिया जा सकता है। उसके बाद मैं अपने एक्सेस बार को देखता हूं, जैसे कि सभी नए खिलाड़ियों के पास लेवल 9 तक पहुंच है, लेकिन मेरा एक्सेस बार 4% प्रगति दिखा रहा है। लेवल 8 तक पहुंचने के लिए आपको 100 सामान्य मेजर स्टेज राक्षसों को मारना होगा। अगर यह एलीट मेजर स्टेज है तो आपको 5 को मारना होगा। अगर कोई काफी शक्तिशाली है तो लेवल 8 तक पहुंचने के लिए 10 सामान्य कर्नल स्टेज राक्षसों को मारना भी पर्याप्त होगा। ग्रिम रेस राक्षस का स्तर जितना अधिक होगा, आपको उतना ही कम मारना होगा, लेकिन मेजर से नीचे के ग्रिम रेस राक्षस को मारने पर कोई अंक नहीं मिलेगा। यही कारण है कि आज से पहले मैंने जिन 4 ग्रिम रेस राक्षसों को मारा था, उनमें से मुझे केवल 2 के लिए ही अंक प्राप्त हुए हैं क्योंकि उनमें से केवल 2 ही मेजर स्टेज पर थे जबकि अन्य 2 मेजर स्टेज से नीचे थे। मैंने आज पहले ही 8 मेजर स्टेज ग्रिम रेस राक्षसों को मार दिया है और अगर इस गति से मारना जारी रखा तो मुझे लेवल 8 तक पहुंचने में अधिकतम 12 दिन लगेंगे।
मैंने आज प्राप्त सभी ग्रिम राक्षस सामान को लेने के लिए ड्रोन नामक कुछ बटनों पर क्लिक किया, लेकिन इस बार मैं सामान को एडवेंचर्स पैराडाइस में नहीं भेज रहा हूँ, बल्कि अपने स्वयं के गिल्ड रेजिक थंडर को एस क्लास गिल्ड के रूप में भेज रहा हूँ। इसमें सामान को संसाधित करने की क्षमता है और आगे बढ़ने पर कोई प्रभाव नहीं होगा क्योंकि फोर्ट में सभी गिल्ड ने एडवेंचरस गिल्ड को जवाब दिया था। हालांकि मुझे एडवेंचरस पैराडाइस के समान ही कीमत मिलेगी, लेकिन प्रोसेसिंग का समय बहुत तेज होगा। अगर मैं अपना सामान अभी भेजूं तो मेरा सामान सुबह तक प्रोसेस हो जाएगा। इसकी प्रोसेसिंग स्पीड एडवेंचरस पैराडाइस से 5 गुना अधिक तेज है। 5 मिनट बाद ड्रोन आया और मैंने 8 ग्रिम जाति के राक्षसों से प्राप्त सभी सामान को ड्रोन के भंडारण में रख दिया। सारी चीजें व्यवस्थित करने के बाद मैंने रून के बारे में किताबें पढ़ना शुरू कर दिया। इसमें समय लग सकता है, लेकिन मुझे पूरा भरोसा है कि मैं लेफ्टिनेंट स्टेज तक पहुंच जाऊंगा और जब ऐसा होगा तो मुझे अपना टोटेम आर्टिफैक्ट बनाना होगा। इसलिए जब मेरे लिए टोटेम आर्टिफैक्ट बनाने का समय आया तो मैं ब्लूप्रिंट के बारे में थोड़ा ज्ञान रखना चाहता था, यहाँ तक कि अपनी जरूरत के अनुसार उसमें संशोधन करने में सक्षम होना चाहता था, बजाय इसके कि मैं आंख मूंद कर ब्लूप्रिंट लेकर उसमें बदलाव कर लूं। 3 घंटे तक पढ़ने के बाद मैंने खिड़की बंद कर दी और अपने कपड़े उतारने शुरू कर दिए क्योंकि अब मेरे लिए बॉडी टेक्निक एक्सरसाइज और सुप्रीम कॉम्बैट एक्सरसाइज का अभ्यास करने का समय हो गया था। मैं बहुत अच्छी गति से आगे बढ़ रहा हूं और सब कुछ ठीक रहा। अब मैं शरीर शुद्धिकरण व्यायाम की 24वीं मुद्रा तक पहुंच जाऊंगा। 24वीं मुद्रा में मेरा शरीर एक और शुद्धिकरण प्रक्रिया से गुजरेगा, जैसा कि 12वीं मुद्रा में पहुंचने पर हुआ था। प्रत्येक 12 आसनों के बीच शरीर की छोटी छोटी सफाई तथा प्रत्येक मुद्रा के अंत में शरीर की बड़ी सफाई के कारण ही शरीर सफाई तकनीक इतनी प्रतिष्ठित है कि जब कोई व्यक्ति नाइट अवस्था में इसके सभी आसनों को पूरा कर लेता है तो उसे बिना किसी अशुद्धि के एक संपूर्ण शरीर प्राप्त होता है, जो नाइट अवस्था से बाहर निकलने के लिए एकदम उपयुक्त है। बस एक और, मैं मन ही मन चिल्लाया जब मैं बॉडी क्लींजिंग तकनीक के आसन कर रहा था। पिछले 3 दिनों में मैंने उससे अधिक प्रगति की है जितना मैंने सोचा था कि संभव होगा। मैंने सोचा था कि 24वें आसन को करने के लिए मुझे 5 से 6 दिन की आवश्यकता होगी, लेकिन मैं गलत था। यदि मैं कुछ समय तक दृढ़ रहूं और 24वां आसन करने में सक्षम हो जाऊं तो ये 6 दिनों के बजाय 3 दिन में हो जाएगा। हमें मेडेलिन दलदल में शिकार करते हुए 3 दिन हो गए हैं और हमने बहुत अच्छी प्रगति की है। पहले दिन मैंने 8 ग्रिम रेस राक्षसों को मार डाला था और 147 मैना क्रिस्टल एकत्र किए थे। दूसरे दिन मैंने 9 ग्रिम रेस राक्षसों का शिकार किया था और 171 मैना क्रिस्टल एकत्र किए थे और आज तीसरे दिन मैंने 11 जिम रेस राक्षसों को मार डाला था और 222 मैना क्रिस्टल एकत्र किए थे। आज का दिन तीनों में सबसे अधिक फलदायी था। न केवल मैंने सबसे अधिक राक्षस और उच्चतम मन क्रिस्टल को मार डाला था, बल्कि इसलिए भी क्योंकि मैंने एक ही समय में 3 प्रमुख चरण राक्षसों के साथ लड़ाई की थी और उन्हें केवल सनफायर की शक्ति से मार डाला था। मैंने उन्हें मारने के लिए अपने 2 नियमों का एक साथ उपयोग नहीं किया था। यह मेरे लिए काफी बड़ी उपलब्धि है और अगर मैं इसी गति से हत्याएं करता रहा तो लेवल 8 तक पहुंचने में मुझे 1 सप्ताह भी नहीं लगेगा। इस समय मैं काफी बड़े मोड़ पर हूं। यदि मैं ये 24वां आसन करने में सक्षम हो जाऊं तो मेरा शरीर दूसरी छोटी सी सफाई से गुजरेगा, जिससे मेरी ताकत और भी अधिक बढ़ जाएगी। बॉडी क्लींजिंग तकनीक का मुख्य कार्य शरीर को किसी भी चोट से साफ करना है, लेकिन इसका यही एकमात्र उपयोग नहीं है। इसका दूसरा उपयोग शरीर को मजबूत बनाना है। इसने शरीर को एक भट्टी की तरह बना दिया और इससे बेरसेर ऊर्जा जैसी ऊर्जाओं को मेरे शरीर के साथ और भी अधिक परिपूर्ण रूप से जुड़ने में मदद मिली, जिससे न केवल मेरा शरीर मजबूत हुआ बल्कि चमत्कारी फल की ऊर्जा को उन ऊर्जाओं को खाने का मौका भी मिला जिनकी उसे बढ़ने के लिए आवश्यकता थी। मैं धीरे धीरे बॉडी क्लींजिंग तकनीक की 23वीं मुद्रा करता हूं और हर मोड़ पर 24वीं मुद्रा की ओर बढ़ने की कोशिश करता हूं। हो सकता है कि मैं कई बार असफल हो जाऊं, लेकिन मैं कोशिश करता रहा क्योंकि केवल दृढ़ता के माध्यम से ही मैं अपनी सीमाओं से आगे बढ़ पाऊंगा। अंततः मैंने ये कर दिखाया। मैं अंततः 24वें आसन पर पहुंच गया और इसे करना शुरू कर दिया। जैसे ही मैं इस आसन के साथ आगे बढ़ा, मैंने अपने शरीर से हल्का भूरा पसीना निकलता देखा। इसकी गंध बहुत भयानक थी और इसे सूंघने के बाद मुझे उल्टी आने लगी, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया क्योंकि मैंने अभी भी 24वां आसन पूरी तरह से नहीं किया था। मैं तभी विश्राम करूंगी जब मैं 24वां आसन पूरी तरह कर लूंगी, क्योंकि तभी शुद्धिकरण पूरा होगा। अगर मैं बीच में ही रुक गई तो मैं यह मौका खो दूंगी और अगली शुद्धिकरण का अनुभव तभी कर पाऊंगी जब मैं 36वां आसन कर लूं। धप। मुझे नहीं पता कि चींटी जैसी गति से 24वें आसन को करने में मुझे कितना समय लगा,
लेकिन मैं अंततः ऐसा करने में सफल रही और जैसे ही मैंने 24वां आसन पूरा किया, मैं अपने ही पसीने में लथपथ होकर जमीन पर गिर पड़ी, जिसमें से उल्टी जैसी गंध लगातार आ रही थी। मैं पसीने के गड्ढे से दूर जाना चाहती थी, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकती थी, क्योंकि मेरे पास ऐसा करने के लिए कोई ऊर्जा नहीं थी। मैं आधे घंटे से अधिक समय तक फर्श पर लेटा रहा। मुझे ठीक से नहीं पता कि कितना समय लगा, क्योंकि मैं कई बार थकावट के कारण बेहोश हो चुका था और हर बार भयानक गंध से जाग गया था। लेकिन जब मुझे अपने अंगों में फिर से सनसनी महसूस हुई, तो मैं अपने पूरे शरीर के साथ बाथरूम की ओर रेंगता रहा। मैं ऐसा इसलिए करता हूं क्योंकि समय बीतने के साथ गंध और अधिक भयावह होती जा रही थी। मुझे उल्टी आ रही थी, लेकिन मैंने खुद को नियंत्रित किया और सोचा कि अगर मुझे उल्टी हुई तो मुझे उस उल्टी को साफ करना पड़ेगा, जो मैं बिल्कुल नहीं करना चाहता था। मैं किसी तरह बाथरूम में पहुंचा और अपने होलो वॉच से शॉवर चालू कर दिया। शॉवर से आने वाला ठंडा पानी वाकई अद्भुत था, क्योंकि यह मेरी त्वचा पर गिर रहा था और मेरे शरीर पर जमी हुई सारी भयानक गंध और पसीने को दूर कर रहा था। शॉवर में 15 मिनट तक लेटे रहने के बाद मैं खड़ी हो सकी और अपने शरीर पर बची हुई गंध को दूर करने के लिए साबुन से अपना चेहरा अच्छी तरह धोया। नहाने से पहले मैंने पूरे अपार्टमेंट में रूम फ्रेशनर लगा दिया। मुझे बॉडी क्लींजिंग तकनीक शुरू करने से पहले ऐसा करना चाहिए था, लेकिन मुझे नहीं लगा कि मैं आज 24वां पोस्ट कर पाऊंगी। अगर मुझे पता होता तो मैं निश्चित रूप से ऐसा करता, लेकिन अब इस पर पछताने का कोई मतलब नहीं है। जैसे ही मैं स्नान करके बाहर आई, मुझे गुलाब की गंध का अनुभव हुआ। ये गुलाब के स्वाद वाला रूम फ्रेशनर है। हालांकि इतनी मोटी गंध नाक के लिए कष्टकारी है, लेकिन फिर भी यह उल्टी लाने वाली गंध को सूंघने से बेहतर है। फर्श पर पसीने के गड्ढों को साफ करने की जहमत उठाए बिना मैं कमजोरी से बिस्तर पर सोने के लिए लेट गया। अलार्म की पुष्टि करने और रूम फ्रेशनर के लिए ऑटो शटडाउन टाइमर सेट करने के बाद मैंने अपनी आंखें बंद की और अगले ही पल नींद में डूब गया। अगली सुबह मैं बिना अलार्म के उठा और मुझे बहुत ताज़ा और हल्का महसूस हुआ, इतना हल्का कि मुझे लगा कि मैं आसमान में उड़ सकता हूँ। मुझे पता है कि यह मेरी कल्पना है, क्योंकि कल मेरे शरीर पर बॉडी क्लीनिंग का असर हुआ है। सफाई का प्रभाव बहुत अच्छा है। न केवल मेरा शरीर बहुत हल्का और लचीला महसूस कर रहा है, बल्कि मुझ पर एक हल्की ताजगी भरी चमक भी है, जिसने मेरे औसत दिखने वाले चेहरे को थोड़ा सुंदर बना दिया है। पिछले 3 दिनों से हम मेडेलिन दलदल के सबसे सुरक्षित क्षेत्रों में शिकार कर रहे थे, लेकिन आज टीम लीडर हमें मेडेलिन पहाड़ियों के खतरनाक हिस्सों में से एक में ले जा रहा था, जहां न केवल अधिक अभिजात वर्ग ग्रिम रेस राक्षस घूमते हैं, बल्कि सामान्य और अभिजात वर्ग कर्नल चरण ग्रिम रेस राक्षस का सामना करने की भी संभावना है। और यह भी मुख्य कारण है कि मैंने कल रात इतनी मेहनत की ताकि मैं आज के लिए अतिरिक्त ताकत हासिल कर सकूं। एक और कारण भी है। 2 दिन पहले सोफिया ने टीम लीडर से पूछा कि अगर हम में से कोई भी खतरे में हो तो क्या आप मदद करेंगे। उन्होंने कहा, मैं आपकी मदद तभी करूंगा जब ग्रिम जाति का राक्षस आपके 1 या 2 अंक काट लेगा। उन्होंने यह बात इतनी स्पष्टता से कही कि हमें लगा कि वह जो कह रहे हैं वह सच है और समूह में कोई भी व्यक्ति टीम लीडर से ज्यादा मदद नहीं चाहता है। अंक को पुनर्जीवित करना कोई समस्या नहीं है। हालांकि यह एक महंगी पुनर्जनन औषधि पीने के बाद किया जा सकता है, जिसे हर कोई खरीद सकता है, लेकिन समस्या यह है कि जो अंग नया विकसित होगा वह उतना पुराना नहीं होगा। किसी को ऐसी रेलगाड़ी रखनी होगी जो पुरानी जैसी चलने के लिए महीनों या वर्षों तक चलती रहे। मैंने 1 घंटे के अंदर ही अपनी सारी तैयारियां पूरी कर ली और अपने अपार्टमेंट से निकल पड़ा। जब मैं शहर के गेट के पास हमारी नियमित मीटिंग की जगह पर पहुंचा, तो मैंने पाया कि मेरे और टीम लीडर को छोड़कर हर कोई पहले से ही वहां मौजूद था। जब मैं अपने समूह में पहुंचा तो वे अनौपचारिक बातचीत में लगे हुए थे और केवल एक ही था जो हमेशा की तरह रीना था। मैं उनके पास उतरा और बातचीत में शामिल हो गया। कुछ देर बाद अचानक सोफिया बहुत उत्साहित हो गई, जैसे कि लावा उबल रहा हो, और ये देखकर सभी चुप हो गए। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि सोफिया कुछ बहुत ही रोमांचक कहने जा रही है। उसके चेहरे पर हमेशा ऐसा ही भाव होता है जब वह सभी को कुछ महत्वपूर्ण बताना चाहती है, लेकिन इस बार वह सामान्य से कहीं अधिक उत्साहित लग रही थी। क्या तुम लोगों ने सुना? सोफिया ने बहुत उत्साहित स्वर में पूछा। 78 हिंदी अध्याय 386 अफेरियन अंतरिक्ष खंडहर। पिछला अध्याय। अगला अध्याय। क्या तुम लोगों ने सुना? सोफिया ने बहुत उत्साहित स्वर में पूछा। क्या? हम सब ने एक स्वर में पूछा। सोफिया के लिए यह उत्साह बहुत महत्वपूर्ण होगा और उसे इतना उत्साहित देखकर हम उत्सुक हुए बिना नहीं रह सके। अंदाजा लगाओ, सोफिया ने चिढ़ाने वाले अंदाज में कहा, लेकिन किसी ने उसकी चिढ़ाने वाली बात का जवाब नहीं दिया। सभी बस उसे गौर से देखते रहे।
सोफिया में कई गुण हैं लेकिन धैर्य उनमें से एक नहीं है। 3 दिनों में हमने सीखा कि यदि आपके पास पर्याप्त धैर्य है तो आप सोफिया से उसके मुंह में छिपी सारी बातें उगलवा सकते हैं। हमने ये सब उसकी बहन रीना से सीखा। तुम लोग मजेदार नहीं हो, सोफिया ने बदतमीजी से कहा, इससे पहले कि उसके चेहरे पर वही उत्साहित मुस्कान उभरती। खबर यह है कि वे एफेरियन अंतरिक्ष खंडहर के साथ एक स्थिर संबंध बनाने जा रहे हैं, सोफिया ने कहा जब उसने हमारे चेहरों की ओर देखा जो बिल्कुल वैसा ही था जैसा उसने देखने की उम्मीद की थी, एक पूर्ण आश्चर्य। खंडहर वे अंतरिक्ष क्षेत्र की तरह हैं लेकिन अलग भी हैं। खंडहर के बीच का अंतर यह है कि रीम प्राकृतिक रूप से निर्मित स्थानिक एन्क्लेव है जो हमारी दुनिया की स्थानिक सीमा में मौजूद है। ये पूरी तरह से प्राकृतिक है जिसमें कोई अन्य बुद्धिमान दौड़ हस्तक्षेप नहीं करती है, लेकिन अंतरिक्ष रन पूरी तरह से अलग है। ये खंडहर दुनिया का एक छोटा सा हिस्सा हो सकते हैं या सर्वोच्च विशेषज्ञ का स्वयं निर्मित एन्क्लेव या युद्ध के मैदान का हिस्सा हो सकता है जो युद्ध या किसी अन्य चीज के कारण नष्ट हो गया है। मुद्दा यह है कि ये रून कभी कभी हमारी दुनिया के चारों ओर घूमते हैं और इसके पास से गुजरते हैं। रूनिक कनेक्शन की मदद से महत्वपूर्ण बात यह है कि ये रून बुद्धिमान जातियों द्वारा छोड़े गए खजानों से भरे हुए हैं। इनमें अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली हथियार, बहुत शक्तिशाली गुप्त विधि या चमत्कारी औषधि या कोई अन्य चीज हो सकती है। वहां और भी कई छोटी बड़ी चीजें मिल सकती हैं जो किसी का जीवन हमेशा के लिए बदल सकती हैं, लेकिन इन सब की तरह हर चीज के दो हिस्से होते हैं, अगर भाग्य है तो खतरा भी है। ये रून अत्यधिक खतरनाक हैं। इनमें न केवल जानवरों का खतरा है बल्कि रून संबंधी प्रतिबंधों, भूभाग और अन्य खतरनाक चीजों का भी खतरा है जिनके कारण लोगों को तुरंत अपनी जान गंवानी पड़ सकती है। क्या आपको यकीन है कि यह एफेरियन अंतरिक्ष खंडहर है? अचानक एक आवाज ने पूछा और देखा कि उसका टीम लीडर चुपके से हमारे पीछे आ गया, बिना हमारी जानकारी के। हाँ, हमारे भाई के दोस्त जो एडवेंचरस पैराडाइस में काम करता था, उसने हमें ये खबर बताई थी। उसने कहा कि यह कुछ दिनों में सार्वजनिक हो जाएगी। सोफिया ने अधिक उत्साहित होकर उत्तर दिया क्योंकि यह खबर केवल वही जानती थी और कोई नहीं, यहाँ तक कि प्रशिक्षक भी नहीं। लगता है मुझे अपना प्रस्थान स्थगित करना पड़ेगा, टीम लीडर ने अपने आप से कहा। टीम लीडर, क्या आप एफेरियन खंडहर के बारे में कुछ बता सकते हैं? मैंने बहुत कोशिश की है लेकिन ज्यादा कुछ पता नहीं लगा पाए, सोफिया ने पूछा और हम सब ने टीम की ओर आशा भरी नजरों से देखा। मुझे ज्यादा कुछ नहीं पता, बस इतना पता है कि यह पहले 4 बार आ चुका है, उसने निराशा में सिर हिलाते हुए कहा। और ये देखकर कि उसके पास भी जवाब नहीं है, हम भी काफी निराश हो रहे हैं। आपको ऐसे निराश चेहरे बनाने की जरूरत नहीं है। हो सकता है कि मुझे कुछ भी पता न हो, लेकिन गिल्ड के पास निश्चित रूप से रिकॉर्ड होंगे, टीम लीडर ने कहा, जिससे हम सभी के चेहरे पर खुशी आ गई। ठीक है, चलो खंडहर के बारे में बात करना बंद करें, टीम लीडर ने कहा, जिससे हम एफेरियन अंतरिक्ष खंडहर के बारे में सोच रहे थे। आज से आप लोग मेडेलिन दलदल के सबसे खतरनाक हिस्सों में से एक में शिकार करने जा रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि आप लोग पर्याप्त रूप से तैयार होंगे क्योंकि असली चुनौती आज से शुरू होगी, प्रशिक्षक ने कहा जब उसने आसमान में ऊंची छलांग लगाए और आकाश में दौड़ना शुरू किया। खंडहर की बात को भूलकर हम टीम लीडर के पीछे चलने लगे। सामान्यतः हमें मेडेलिन दलदल तक पहुंचने में 1.5 घंटे का समय लगता है, लेकिन आज हमें पूरी गति से पहुंचने में 2 घंटे लग गए क्योंकि हमने बिल्कुल अलग रास्ता लिया था। यहां तक पहुंचने के लिए हमें एक अन्य निम्न स्तरीय शिकारगाह को पार करना होगा। जो मैं अपने सामने देख रहा हूं वह बहुत उदास दलदल है। पानी में बड़े पेड़ों ने तेज धूप को पूरी तरह से ढक दिया है। सोफिया जैसा बहुत खुशमिजाज व्यक्ति ये देखकर बहुत चुप हो गया। यह क्षेत्र बहुत खतरनाक है। यहाँ आपको केवल कुलीन मेजर स्टेज राक्षस ही मिलेंगे और कभी कभी कर्नल स्टेज भी। आपके लिए सामान्य मेजर स्टेज ग्रिम जाति के राक्षसों या उनसे नीचे के राक्षसों से मिलना दुर्लभ होगा, टीम लीडर ने कहा। टीम लीडर ने कल बताया था कि हम यहाँ आ रहे हैं और मैंने इस बारे में रिसर्च भी कर ली है, लेकिन सामने दलदल को देखकर मैं सिहर उठा। मैंने ग्रिम रेस राक्षसों की संख्या कम कर दी है जिनसे तुम्हें लड़ना होगा। जब तक समूह में 6 ग्रिम रेस राक्षस हैं, तुम उनसे लड़ सकते हो, टीम लीडर ने कहा जब वह स्वैप के अंदर कदम रख रहा था। अभी कुछ मिनट भी नहीं बीते थे कि हमने दलदल के अंदर एक कदम रखा। मुझे लगा कि 2 हत्या के इरादे हमारे पीछे पड़ गए हैं और अगले ही पल टीम लीडर ने तीर छोड़ दिया और उन्हें राख में बदल दिया। ये देखकर मुझे आश्चर्य हुआ। मुझे उम्मीद नहीं थी कि दलदल में प्रवेश करने के 1 मिनट बाद ही मुझे ग्रिम राक्षस का सामना करना पड़ेगा, और ये राक्षस भी सामान्य नहीं थे बल्कि विशिष्ट राक्षस थे।
जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं हमें अधिक से अधिक राक्षस मिलते हैं, लेकिन वे सभी 5 या उससे कम के छोटे समूह में थे। हमें कोई भी ग्रिम रेस राक्षस समूह नहीं मिला है जिसमें 6 या अधिक सदस्य हों। धब एक और राख में बदल गया। हमें दलदल में प्रवेश किए हुए 5 मिनट हो चुके हैं और टीम लीडर पहले ही 30 ग्रिम जाति के राक्षसों को मार चुका था। 7 टीम लीडर ने अचानक कहा। जैसे ही उसने ये कहा मैंने भी देखा कि हमारे समूह पर हत्या की मंशा हावी हो गई है। सभी ने सिर हिलाया और अपने हथियारों को कसकर पकड़ लिया, जबकि हम अपने टीम लीडर को गायब होते देख रहे थे। अरे हमने उसे भागने दिया, एक ग्रिम राक्षस ने कहा जब 7 ग्रिम राक्षसों ने हमें घेर लिया। @ovel_com वे ग्रे स्नेकमैन रेस से थे। वे सभी मेजर स्टेज पर हैं और उनमें से सभी एलीट की आभा को छोड़कर ये पहली बार है जब मैंने एक ही समय में 7 एलीट ग्रिम रेस राक्षसों को देखा है। यह मेरे कुछ साथियों के लिए एक चुनौती होगी, क्योंकि अब तक केवल मैं, एम्मा और रिची ही ऐसे खिलाड़ी थे जिन्होंने वास्तव में प्रमुख स्तर के राक्षसों से लड़ाई लड़ी थी, जबकि 3 अन्य ने कभी लड़ाई नहीं की। हालांकि उन्होंने पहले कभी अभिजात वर्ग से लड़ाई नहीं की है, लेकिन जब एम्मा और रिची ने उनसे लड़ाई की थी तब उन्होंने उनकी शक्ति देखी थी, इसलिए लड़ाई कठिन हो रही है। लेकिन जब तक वे उन्हें अपना सर्वश्रेष्ठ देते हैं तब तक वे इन अभिजात वर्ग के राक्षसों से निपटने में सक्षम होंगे। तुम बेवकूफ, पहले हमला करो इससे पहले कि वे दूसरे की तरह भाग जाएं। मेजर ने ग्रिम जाति के राक्षसों को मंच पर बुलाया, जिनके पास सबसे मजबूत आभा थी। उन्हें अपनी ओर आते देख हमने अपनी स्थिति को सहजता से समायोजित कर लिया। 3 दिनों तक एक साथ लड़ने के कारण हम एक दूसरे की ताकत को अच्छी तरह से जानते हैं, इसलिए जब 7 ग्रिम जाति के राक्षसों ने हम पर हमला किया तो हम में से प्रत्येक के मन में पहले से ही एक लक्ष्य था जिससे हम लड़ना चाहते थे। सभी 7 राक्षस हम पर टूट पड़े। 7 राक्षसों में से एम्मा और रिची 2-2 से लड़ेंगे, जबकि बेन और मैं 1-1 से लड़ेंगे और आखिरी राक्षस से सोफिया और रीना मिलकर लड़ेंगी। स्वादिष्ट भोजन, आत्मसमर्पण करो और मैं तुम्हें शीघ्र मृत्यु दूंगा। यदि तुमने मुझसे लड़ने की हिम्मत की तो मैं तुमसे वादा करता हूं, मैं तुम्हें खाने से पहले 7 पूंछ वाले बिच्छू जनजातियों के रस में डुबो दूंगा। यह मेरे लिए बहुत स्वादिष्ट होगा, लेकिन तुम्हारे लिए बहुत दर्दनाक होगा, जिससे तुम्हें लगेगा कि काश तुम पैदा ही न होते। सांप आदमी ने कहा और वह मेरे सामने खड़ा होकर मेरे उत्तर की प्रतीक्षा करने लगा। क्या यह मूर्ख है? इसके सभी साथी पहले से ही लड़ रहे हैं और यह मुझसे पूछ रहा है कि क्या मैं आत्मसमर्पण करना चाहता हूं ताकि यह मुझे एक त्वरित मौत दे सके, और अगर मैंने ऐसा नहीं किया तो यह मुझे किसी जनजाति के रस में डुबो देगा जिसका नाम मैं पहले ही भूल चुका हूं। अगर उसका व्यवहार मूर्खता नहीं है तो क्या है? यद्यपि इसमें कुछ कमी हो सकती है, लेकिन ये काफी मजबूत है क्योंकि 7 राक्षसों के समूह में इसकी आभा दूसरी सबसे मजबूत है। यही कारण है कि मैंने ऐसा अभिनय किया जैसे कि मैं उसके प्रस्ताव पर विचार कर रहा हूं, क्योंकि मैं अपनी तलवार की दूसरी वृद्धि को चार्ज कर रहा हूं। यदि संभव हो तो मैं इस बेवकूफ को एक ही बार में खत्म करना चाहता हूं, जो मेरे लिए भी काफी अच्छा होगा। जल्दी से जवाब दो, मेरे पास तुम्हारे जवाब का इंतजार करने के लिए पूरा दिन नहीं है, स्नेकमैन ने तेजी से चिल्लाते हुए कहा, जिस पर मैं चौंक गया और डर गया। माँ, मेरा जवाब है, जाओ मर जाओ, मैंने कहा और अंतिम शब्दों में चिल्लाया। जैसे ही मैंने अपनी तलवार उस पर तान दी, मुझे उम्मीद थी कि वह उसकी त्वचा को छू लेगी ताकि मैं उसके अंदर पॉइंट इन्फर्नो की सारी शक्ति को मुक्त कर सकूं। उसकी सर्प जैसी पुतलियां आश्चर्य से चौड़ी हो गईं, लेकिन अगले ही क्षण उसकी आंखों का आश्चर्य क्रोध में बदल गया। हो सकता है कि ये दिमाग से थोड़ा ढीला हो, लेकिन इसकी प्रतिक्रिया त्रुटिहीन है, क्योंकि जैसे ही मेरी तलवार चली, इसने भी मेरी तलवार का प्रतिकार करने के लिए अपनी कृपान घुमाई। खटखट। इससे पहले कि वह मेरे शरीर के किसी भाग को छू पाती, उसकी तलवार ने मेरी तलवार का प्रतिकार कर दिया और मेरी योजना विफल हो गई। अरे नीच भोजन, तूने मेरी दया का फायदा उठाने की हिम्मत की। इसके लिए तुझे इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। उसने जोर से चिल्लाते हुए अपने आत्मा कुलदेवता को बुलाया। उसके शरीर से धूसर कोहरा बाहर निकल आया और एक बहुत ही भयावह लेकिन राजसी दिखने वाले सर्पमानव में बदल गया, जो बाद में एक सर्पमानव के शरीर में विलीन हो गया और उसके शरीर को धूसर कोहरे की एक पतली परत से ढक दिया। अब नाश हो, उसने हमला करते हुए जोर से कहा, और जब उसका ब्लेड आधा चला गया तो उसकी आंखों में एक भयावह नजर चमक उठी और उसने अपना मुंह खोला और उसमें से धूसर कोहरा बाहर निकाला। जहरीला कोहरा, मैंने मन ही मन कहा, लेकिन मैं घबराया नहीं क्योंकि मैंने पहले ही इसके खिलाफ सावधानी बरती थी। 2 दिन पहले जब हम सांपों से लड़ रहे थे तो हम सावधानी बरतना भूल गए और हमें इसकी काफी कीमत चुकानी पड़ी।
इसलिए जब मैंने देखा कि सांप मानव मुझ पर हमला करने वाले हैं तो मैंने पहले से ही जहर के प्रति एहतियात बरत लिया था। लेकिन जहरीले कोहरे से निपटने से पहले मुझे उस कृपाण से निपटना होगा जो अत्यंत तेज गति से मेरी ओर आ रहा है। खटखट पुह। शक्तिशाली स्पिरिट टोटेम से भरी हुई कृपाण मेरी तलवार से टकराए और मुझे इतना जोरदार झटका लगा कि अगले ही पल मुझे खून की उल्टी आ गई। लेकिन इतना जोरदार झटका लगने के बावजूद मैं अपनी जगह पर स्थिर खड़ा रहा। अगर यह समय पहले का होता तो मैं कल ही उछलकर भाग जाती, मुझे कई कदम पीछे हटना पड़ता, लेकिन कल रात को मेरे शरीर की जो सफाई हुई थी उसके कारण वह काफी तन्यक हो गई थी, जिससे मैं ऐसे हमले को झेल पाए। क्रैकल क्रैकल क्रैकल। जैसे ही हमारे हथियार गतिरोध में फंस गए, मैंने अपने शरीर पर हल्की चटकने की आवाज सुनी और देखा कि भूरे रंग का जहर मेरी त्वचा को छूते ही वह आवाज कर रहा था। मैंने अपने शरीर को आंतरिक और बाह्य रूप से सूर्य अग्नि से ढक लिया था, इसलिए जब तक जहर मेरी त्वचा को छूता रहेगा वह जलता रहेगा, और यदि संयोगवश वह मेरे शरीर के अंदर भी प्रवेश कर जाए तो वह वाष्पीकृत हो जाएगा, क्योंकि मेरे शरीर के अंदर भी सूर्य अग्नि है। क्लैंक क्लैंक क्लैंक। हमारी तलवारें कई बार आपस में टकराईं। पहले कुछ बार तो मुझे सदमे के कारण खून की उल्टी हुई, लेकिन जल्द ही मैं इसके हमलों के अनुकूल हो गया और मेरी उल्टियां बंद हो गईं। जब मैं स्नेकमैन से लड़ रहा था, मैंने कुछ महसूस किया जिससे मेरी अभिव्यक्ति में भारी परिवर्तन आ गया, क्योंकि यह एक बहुत बड़ी समस्या थी। लेकिन मैं इसके बारे में कुछ नहीं कर सकता था क्योंकि मैं अपने सामने मौजूद इस समस्या में व्यस्त था। ये देखते हुए कि बहुत बड़ी समस्या प्रतीक्षा कर रही है, मैंने अपना आक्रमण बढ़ा दिया और अपनी पूरी शक्ति का प्रयोग करना शुरू कर दिया। लेकिन फिर भी मैं ज्यादा कुछ नहीं कर पाया क्योंकि यह अब तक का मेरा सबसे मजबूत प्रतिद्वंद्वी था। मेरे पास दूसरा विकल्प है कि मैं अपना अंतिम तुरुप का पत्ता इस्तेमाल करूं, लेकिन मैं इसका इस्तेमाल नहीं करने जा रहा हूं क्योंकि इससे कहीं बड़ा खतरा करीब आ रहा है। अगर मैंने अपना तुरुप का पत्ता अभी इस्तेमाल कर लिया तो मैं उस बड़े खतरे के खिलाफ इसका इस्तेमाल करने में असमर्थ हो जाऊंगा जो सड़क किनारे इंतजार कर रहा है। आंसू। इसकी कृपाण ने मेरे कौशल और कलाकृति की सुरक्षा को भेद दिया था और मेरी त्वचा को काटने में सक्षम थी। हालांकि कट कोई बड़ा नहीं है, लेकिन फिर भी मुझे सावधान रहना होगा। यह अभी सिर्फ मेरे कंधे पर है, लेकिन ये गर्दन तक भी जा सकता था, और अगर ऐसा होता तो मुझे काफी भारी कीमत चुकानी पड़ती, क्योंकि इसने न केवल मेरी गर्दन पर कट लगाया बल्कि इसने इसे जहर भी दे दिया होता। सी क्रैकल क्रैकल। मैंने तेज सांस ली क्योंकि मुझे जहर के कारण अपने कंधे में तीव्र दर्द महसूस हुआ। हालांकि यह सूर्य की आग से जल रहा था, फिर भी यह बहुत दर्दनाक लग रहा था। स्लैश। मेरी तलवार आखिरकार अपने कौशल से संपर्क बनाने में सक्षम है, लेकिन इसका हल्का संपर्क जो इससे खून भी नहीं निकाल पाया। मैं थोड़ा निराश हूं क्योंकि मैं उम्मीद कर रहा था कि मेरी तलवार इसके अंदर कुछ सेंटीमीटर तक प्रवेश करेगी ताकि मैं इसके अंदर पॉइंट इन्फर्नो को छोड़ सकूं। क्लैंक क्लैंक क्लैंक। हमारी तलवारें 1 मिनट में सैकड़ों बार टकराती रहीं, जिससे चिंगारियां निकलती रहीं। प्रत्येक एक दूसरे को काटना चाहता था, लेकिन कोई भी ऐसा करने में सक्षम नहीं था क्योंकि हम एक दूसरे के बराबर थे। मुझे कुछ जल्दी ही करना है, मैंने सोचा, क्योंकि मैं उस मंडराते खतरे को महसूस कर सकता था जो हमारी ओर देख रहा है और किसी भी क्षण हमें निगल सकता है। अगर मैंने देरी की तो वह मंडराता खतरा निश्चित रूप से मुझे बहुत बुरी तरह से काटेगा। एक बार फिर उसकी तलवार मुझ पर आई, लेकिन इस बार मैं नीचे झुक गया और तलवार की चाल से बचाव के लिए अपने सिर के ऊपर अपनी तलवार का इस्तेमाल किया। खटखट पुह। मेरे हाथ अनियंत्रित रूप से कांपने लगे और मुझे खून की उल्टी भी हुई, लेकिन मैंने तलवार को अभी भी पकड़ रखा था, जो मेरी भुजाओं में महसूस हो रहे अनियंत्रित बल के कारण मेरे हाथों से दूर जाने की कोशिश कर रही थी। पुच्छी। अभी बल पूरी तरह से कम भी नहीं हुआ था कि मैंने अचानक अपनी पूरी ताकत से अपने शरीर को घुमाया और उसके जांघ के ऊपर के क्षेत्र को छेद दिया। आह। जैसे ही मैंने उसके अंदर की सघन आग को छोड़ा, वह बहुत तेज चीखने लगा। गहरे लाल रंग के लावा जैसे जाल उसके पूरे शरीर पर फैल गए, खास तौर पर निचले हिस्से पर। धप। freeweb8oval.com। अंततः वह और खड़ा नहीं रह सका और धड़ाम से जमीन पर गिर पड़ा। ये खत्म हो गया, मैंने राक्षस की हालत देखकर सोचा। हालांकि यह मरा नहीं है, लेकिन इसने नीचे की संवेदना पूरी तरह खो दी है क्योंकि अब यह दर्द से जमीन पर छटपटा रहा है। मैं भी इस मुठभेड़ से बिना चोट के नहीं निकल पाया। जब मैंने अपनी तलवार उस पर तान दी, उसने भी अपनी तलवार मुझ पर तान दी, लेकिन मैं पहले अपनी तलवार तानने में सक्षम था और अपने शरीर को थोड़ा सा हिलाया ताकि मैं उसकी कृपाण से बच सकूं।
मैं उसकी तलवार से बच निकलता, लेकिन मैंने उसके अंदर केंद्रित अग्नि छोड़ दी जिससे उसका हाथ तलवार से छूट गया और वह मेरे कंधे पर आकर गिरी, जिससे मेरा काफी मांस कट गया। पुच्छी, मैंने कई बोतलें पी ली और स्नेकमैन की खोपड़ी में छेद कर दिया, जिससे वह प्रभावी रूप से मर गया। आमतौर पर मैं ग्रिम राक्षसों को आधे मरे हुए अवस्था में रखता हूं, लेकिन हमारे आसपास एक बड़ा खतरा मंडरा रहा है, इसीलिए मैंने उसे मार दिया ताकि वह कोई विकर्षण पैदा न कर सके या जब वह मंडराता हुआ खतरा खुद को प्रकट करे तो एक प्रतिकूल चरना बन जाए। कल की तरह एम्मा और रिची ने मुझसे पहले अपनी लड़ाई खत्म कर ली। पहले 2 दिनों तक मैं लड़ाई खत्म करने में सबसे तेज था, लेकिन 2 दिनों के बाद एम्मा और रिची ने अनुभव प्राप्त किया और अपनी ताकत के साथ वे पहले स्थान पर रहे। जहां तक दूसरों का सवाल है, उन्हें 5 मिनट के भीतर काम खत्म करने में सक्षम होना चाहिए, और जहां तक छाया में छिपे लोगों का सवाल है, वे हमें वह समय दे देंगे। ग्रिम रेस मनुष्यों से अलग है। उनके बीच बहुत मजबूत जनजातीयता विद्यमान है, विशेष रूप से ग्रिम दुनिया के निम्न स्तरीय जनजातियों में। ये जनजातियां अन्य जनजातियों के साथ घुल-मिल नहीं पाईं, सिवाय उन जनजातियों के जिनके साथ वे संबद्ध थीं। अपनी दुनिया में वे लगातार लड़ते रहते हैं। यदि उच्च स्तरीय जनजातियों के महान अधिपतियों ने उन पर नियंत्रण नहीं रखा होता, तो वे हम मनुष्यों की परवाह किए बिना एक दूसरे से लड़ते रहते, क्योंकि वे हमें नीच भोजन मानते हैं। जो लोग छिपे हुए हैं उनकी ताकत बहुत अधिक है। वे ग्रिम रेस राक्षस समूह से कम 3 गुना अधिक शक्तिशाली हैं, जिनसे हम अभी लड़ रहे हैं, और जो आगे है उसकी युद्ध शक्ति बहुत मजबूत है। freewebnovel.co। अगर मेरा अनुमान गलत नहीं था तो जो उनका नेतृत्व कर रहा है वह कर्नल स्टेज पर है, और सामान्य कर्नल स्टेज पर नहीं बल्कि कुलीन वर्ग का है। इसके अलावा 10 अन्य ग्रिम जाति के राक्षस छिपे हुए हैं। उनमें से सभी 10 कुलीन मेजर स्टेज के हैं, और उनकी युद्ध शक्ति ग्रिम जाति के राक्षस के समान या उससे अधिक है जिससे मैंने अभी अभी लड़ाई की है। जहां तक भागने की बात है तो यह मुश्किल होगा, क्योंकि सभी राक्षसों ने हमें घेर लिया है। अगर मैं अकेले भागने का फैसला करता तो वे मुझे आसानी से पकड़ लेते, और वे मुझे आसानी से पकड़ लेते, खासकर कर्नल स्तर के एलीट, जिसके बारे में मुझे लगता था कि मैं उसका मुकाबला नहीं कर सकता। भले ही मैं अपनी सारी शक्ति का इस्तेमाल करूं, जिसमें मेरा ट्रम्प भी शामिल है, फिर भी मैं उससे दूर नहीं जा पाऊंगा। लड़ाई कठिन होगी, लेकिन अगर हम इसे संभाल नहीं पाते हैं तो टीम लीडर निश्चित रूप से मदद करेगा, लेकिन सवाल यह है कि वह किस बिंदु पर मदद करेगा। क्या वह तब मदद करता है जब ग्रिम रेस के राक्षसों ने हमारे 1 या 2 अंक काट दिए थे जैसा कि उसने कहा था, या वह पहले भी मदद करेगा? मुझे नहीं पता। मुझे बस इतना पता है कि वह हमें इन राक्षसों से बहुत ज्यादा नहीं पिटने देगा। यह इतना भी बुरा नहीं हो सकता कि हमें प्रशिक्षक की मदद की आवश्यकता पड़े। हम अपनी ताकत से उन राक्षसों को हराने में सक्षम हो सकते हैं। मेरे विचार में हमारी अपनी शक्ति से उन राक्षसों को परास्त करने की 25% संभावना है, लेकिन हम ऐसा कर पाते हैं या नहीं, ये तो समय ही बताएगा। जब बेन और जुड़वां भाई ग्रिम रेस के राक्षसों से लड़ रहे थे, तो ग्रिम रेस के राक्षस, जिनसे बेन लड़ रहा था, ने अचानक देखा कि उसके सभी साथी मर चुके हैं, और ये देखकर कि वह भागना चाहता था लेकिन वह ऐसा करने में असफल रहा, उसने बेन को एक ही शॉट में उसे मारने का मौका दिया। कुछ सेकंड बाद सोफिया और रीना ने ग्रिम रेस के राक्षसों को मारना समाप्त कर दिया जिनसे वे लड़ रही थी। ये देखकर कि मैं उन्हें चेतावनी देने ही वाला था कि रीना अचानक बोल पड़ी। कुछ ग्रिम जाति के राक्षस चारों ओर छिपे हुए हैं, रीना ने कहा। ये सुनकर वे सभी रुक गए, और यहाँ तक कि उन्होंने रूनिक डिस्क भी दूर रख दी जो उन्होंने मैनास्को की कटाई के लिए निकाली थी। हमने छिपकर हमला करने की उम्मीद की थी, लेकिन किसने सोचा था कि आप जैसे नीच जानवरों के पास एक चूहा है जिसकी नाक बहुत तेज है। ग्रिम प्रजाति का राक्षस अचानक बोला, जैसे ही वह बिना आवाज किए पानी से बाहर आया, और उसके बाहर आने के कुछ ही क्षण बाद हमारे आसपास छिपे हुए सभी ग्रिम प्रजाति के राक्षस अपने नेता के रूप में चुपचाप पानी से बाहर आ गए। जब मैंने ग्रिम जाति के राक्षस की शक्ल देखी तो मैं मन ही मन जोर जोर से कोसने लगा। हमारी हालत पहले से ही कठिन थी, लेकिन अब ग्रिम जाति के राक्षसों को देखकर यह और भी बदतर हो गई थी। ब्लैक वाइपर ट्राइब, सोफिया जोर से चिल्लाई। ये नाम लेते समय उसके चेहरे पर थोड़ा डर देखा जा सकता था। ये सही है, ये कुख्यात ब्लैक वाइपर जनजाति है। इसका नाम ही निम्न स्तरीय शिकारगाह में शिकार करने वाले किसी भी व्यक्ति के चेहरे पर आतंक पैदा करने के लिए पर्याप्त है। इस जनजाति का एक और नाम भी है, पेन वाइपर जनजाति। ये नाम इसे इसके विष के कारण मिला है। इसका विष ग्रे स्नेकमैन के विष से पूरी तरह से अलग स्तर का है, जिसके साथ हमने अभी लड़ाई की है। ब्लैक वाइपर जनजाति के विष में 2 बिंदु थे जो इसके विष को निम्न स्तरीय शिकार क्षेत्र में सर्वोत्तम बनाते थे।
एक तो ब्लैक वाइपर स्नेकमैन का जहर बहुत लचीला होता है, इसके जहर को नष्ट करने के लिए काफी प्रयास करने पड़ते हैं, और दूसरे, जब ये किसी की त्वचा को छूता है तो दर्द महसूस होता है। दर्द इतना तीव्र होता है कि यह बिल्कुल कष्टदायक होता है। यही कारण है कि नौसिखिए इस जनजाति से बहुत डरते हैं, क्योंकि जब आप पीड़ादायक दर्द महसूस कर रहे हो तो लड़ना बहुत कठिन होता है। यह असली चुनौती है जिसके बारे में टीम लीडर ने बात की। पहले की लड़ाई तो अब चलने वाली फिल्म का ट्रेलर मात्र थी। मेरे प्यारे साथियों, जितनी जल्दी हो सके उन्हें खत्म कर दो। उन्हें ग्रे स्नेकमैन जनजाति के उन मूर्खों की तरह लड़ने का मौका मत दो, वरना तुम्हारा भी अंत उन मूर्खों जैसा हो जाएगा। याद रखना कि अगर संभव हो तो उन्हें मारने की कोशिश मत करना। मुझे उन्हें तब खाना पसंद है जब वे हमारे विष के दर्द में मुरझा रहे हों, नेता ने कहा, और उसने अपनी काली जीभ बाहर निकाली, क्योंकि वह पहले से ही हमें खाने की कल्पना कर रहा था। ग्रिम जाति के सभी 11 राक्षसों ने, जिनमें उनका नेता भी शामिल है, अपने टोटेम स्पिरिट को बुलाया है और इसके साथ अपनी शक्ति को सीमा तक बढ़ाया है। इस ब्लैक वाइपर जनजाति के ग्रिम जाति के राक्षस काफी चतुर हैं। ग्रे स्नेकमैन जनजाति के साथ हमारी लड़ाई देखने के बाद वे काफी सतर्क हो गए हैं और हमसे लड़ने के लिए अपनी सारी शक्ति का उपयोग करने का फैसला किया है। चलो इन्हें खत्म करते हैं और एक शानदार लंच करते हैं, ब्लैक वाइपर ग्रिम रेस लीडर ने कहा, जब वह अपने आदिवासियों के साथ सभी दिशाओं से हम पर आक्रमण कर रहा था। ग्रिम जाति के राक्षस इतनी तेजी से आए कि उन्होंने ये चुनने का मौका ही नहीं दिया कि हम किससे लड़ने जा रहे हैं। उनके नेता ने एम्मा से अकेले लड़ने का फैसला किया, जबकि 3 ब्लैक वाइपर सांपों ने रिची पर हमला किया। बेन और मैंने दो ब्लैक वाइपर स्नेकमैन के समूह में हमला किया, जबकि 3 स्नेकमैन सोफिया और रीना की ओर बढ़े। यदि यह कोई और समय होता तो मैं निश्चित रूप से उनकी मदद करता, लेकिन मैं स्वयं 2 काले वाइपर सर्प पुरुषों के हमले में था, जो कि पहले वाले ग्रिम राक्षस से अधिक शक्तिशाली थे जिनसे मैंने पहले लड़ाई की थी। मुझे आशा है कि वे तब तक बचाव करने में सफल रहेंगे जब तक हम में से कोई उनकी लड़ाई जल्दी खत्म करके उनकी मदद नहीं कर देता। 2 काले सांप जैसे नर सांपों ने अपनी पतली कृपान से मुझ पर हमला बोल दिया। उनकी गति इतनी तेज थी कि मैं मुश्किल से उसे समझ पाया। खटखट स्लैश। मेरी तलवार ने बलपूर्वक कृपान का मुकाबला किया, लेकिन अन्य ग्रिम जाति के राक्षसों की कृपान ने मेरी ढाल को कुशलता से चकमा दिया, क्योंकि यह मेरे कंधे पर वार कर रही थी। इस वार से मुझे कोई गहरा घाव नहीं हुआ, लेकिन हो सकता है कि यह पीछे छोड़ी गई पीड़ा ने मुझे उस पीड़ा की याद दिला दी जब 3 मोटे लोगों ने मुझे राक्षस कोर को बलपूर्वक खिलाया था। आह, मैंने बलपूर्वक अपने दांतों को काटकर अपनी पीड़ा को नियंत्रित किया था, लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि अन्य लोग भी ऐसा कर सकते थे, क्योंकि मैंने लड़ाई शुरू होने के 1 सेकंड बाद ही 2 जोरदार चीखें सुनी थीं। मुझे नहीं पता कि ये चीखें किसकी हैं और न ही मुझे इसकी परवाह है, क्योंकि ग्रिम मॉन्स्टेरा ने मुझ पर एक और हमला किया है और मैं पूरी तरह से उनसे बचाव करने पर केंद्रित हूँ, जबकि एशलिन मेरे अंदर अपनी सनफायर शक्ति का उपयोग कर रही है ताकि ब्लैक वाइपर स्नेकमैन द्वारा उसके कृपान के माध्यम से छोड़े गए विष को जला सके। एशलिन अब मेरे शरीर में मौजूद पीड़ादायक विष से निपट रही है और वह मुझसे बेहतर काम कर रही है, क्योंकि सनफायर पर उसका नियंत्रण मुझसे कहीं बेहतर है। @ovel_com। एशलिन को मेरे शरीर से सारा जहर निकालने में आधा सेकंड भी नहीं लगा और मैं खुश होना चाहता हूं कि अब मुझे वह पीड़ादायक दर्द महसूस नहीं हो रहा था, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि 2 काले वाइपर सांपों का एक और हमला आ रहा है और इस बार उनका हमला पहले की तुलना में तेज है। स्लैश। मेरे शरीर पर कृपान के 2 हल्के वार हुए। मैं उनका सामना करने में असमर्थ था। मैंने केवल इतना प्रयास किया कि जितना संभव हो सके बचकर निकलूं, ताकि ग्रिम जाति के राक्षसों की कृपानें मुझ पर भारी चोट न पहुंचा सकें। मेरे पास उनके कृपानों का मुकाबला करने और उन्हें चकमा देने के अलावा और कोई विकल्प नहीं है, तथा ग्रिम जाति के राक्षसों के कृपानों द्वारा मेरे अंदर छोड़े गए विष के कारण जो पीड़ा मैं महसूस कर रहा हूं, उसमें अपनी मानसिक संतुलन बनाए रखने का प्रयास करना है। क्लैंक। मैं उनके भयंकर कृपान हमलों से बचाव करता रहा, लेकिन अधिकांश समय मैं असफल रहा, क्योंकि उनके हमले इतने तेज थे कि मैं उन्हें रोक नहीं सका और इस कारण मैं अत्यधिक पीड़ा में था। उनका हर वार जो मेरी त्वचा को चीरता था, मेरे अंदर एक विष छोड़ता था। वह विष बहुत पीड़ादायक होता था, जिसके कारण अधिकांश समय मैं उनकी तलवार के प्रहार से ठीक से बचाव नहीं कर पाता था। मैं बहुत भाग्यशाली हूं कि मुझे एशलिन जैसा असामान्य साथी मिला है जो मेरे शरीर में प्रवेश करने वाले विष को यथाशीघ्र जलाने के लिए सनफायर को कुशलतापूर्वक नियंत्रित कर रही है, अन्यथा मेरी चीखें भी उन चीखों में से एक होती जो मैं सुन रही हूं।
टेक, इस नीच जानवर को देखो। जहर के थोड़े से प्रभाव ने इसके चेहरे पर ऐसा भाव ला दिया है, लेकिन यह अभी भी अन्य नीच जानवरों की तरह चिल्लाया नहीं है। ऐसा लगता है कि हमें ऐसा करना होगा ताकि यह जोर से चीखे। काले वाइपर सांपमैन ने कहा, जैसे ही उसने अपना मुंह खोला और एक लहर की तरह बड़ी मात्रा में काला कोहरा थूक दिया। न केवल उसने बल्कि दूसरे काले वाइपर ने भी अपना मुंह खोला और बड़ी मात्रा में काला कोहरा छोड़ा। ये जानते हुए भी कि मुझ पर भारी मात्रा में विष आ रहा है, मैं कुछ भी नहीं कर सकता, क्योंकि यदि मैंने कोई बड़ा कदम उठाने की कोशिश की, जिसमें थोड़ा सा भी समय लगता है, जैसे कि एक कदम पीछे हटना, तो उनकी अत्यंत तेज तलवारें मुझे टुकड़े टुकड़े कर देंगी। मैं बस इतना ही कर सकता हूं जब तक मुझे एक अच्छा मौका न मिल जाए। एक मौका जहां मैं अपने तुरुप के पत्ते से इन ब्लैक वाइपर सांपों में से एक को मार सकता हूं। खटखट खटखट, मेरी तलवार और कृपाण ग्रिम जाति के राक्षसों की दोनों कृपाणों से सफलतापूर्वक बचाव करने में सक्षम है। ये पहली बार है जब मैं ऐसा करने में सक्षम था और सामान्य रूप से बहुत खुश होता अगर मुझे भारी मात्रा में काला कोहरा दिखाई नहीं देता जो मुझे पूरी तरह से डुबो देता। क्रैकल क्रैकल क्रैकल, पहले मैंने अपने पूरे शरीर पर एक चटकने की आवाज सुनी, लेकिन जल्द ही मेरे शरीर के हर इंच से पीड़ा आने लगी। एशलिन ने मेरी त्वचा पर जो सनफायर की बहुत महीन परत लगाई थी, वह 2 ब्लैक वाइपर सांपों द्वारा छोड़े गए जहर का 75% जलाने में सक्षम थी, लेकिन शेष 25% अभी भी मेरे शरीर में रिसने में सक्षम था, जो मुझे उसी तरह की पीड़ा दे रहा था जैसा मैंने तब महसूस किया था जब मुझे जबरदस्ती राक्षस कोर खिलाया गया था। लगभग सहज रूप से मैंने सर्वोच्च युद्ध अभ्यास प्रसारित करना शुरू कर दिया। पिछली बार केवल इसके कारण ही मैं विपत्ति से गुजरने में सक्षम था, और जब मुझे फिर से ऐसा दर्द महसूस हुआ तो मैंने बिना सोचे समझे सर्वोच्च युद्ध अभ्यास प्रसारित करना शुरू कर दिया। मुझे उम्मीद नहीं थी कि सर्वोच्च युद्ध अभ्यास का संचालन शुरू करने के ठीक बाद मैं 23वें और 24वें परिसंचरण तक पहुंचने में सक्षम हो गया, और उसके ठीक दूसरे सेकंड बाद मैंने 24वां परिसंचरण पार कर लिया और मेरे मंदिर में 21वीं मोहर का निर्माण शुरू हो गया। मैंने कभी नहीं सोचा था कि ऐसा होगा। मैं तो बस सर्वोच्च युद्ध अभ्यास के एक और दर्द और प्रतिरोध को महसूस करके पीड़ा से निपटना चाहता था, लेकिन मेरे आश्चर्य की बात है कि मैं 21वीं सील करने में सक्षम था। मेरे पेट में पहले से ही राक्षस कोर है और रिफाइनमेंट इंजन जो हमेशा चल रहा है, उसे इसके शीघ्र पूरा होने के लिए बड़ी मात्रा में मैना की आवश्यकता महसूस हो रही है ताकि यह मुझे बढ़ावा दे सके। स्लैश स्लैश, ऐसा लग सकता है कि बहुत समय बीत चुका था, लेकिन 2 सेकंड भी नहीं बीते थे जब उन्होंने मुझ पर जहरीला कोहरा छोड़ा जो अत्यंत पीड़ादायक था, और उन 2 सेकंड से भी कम समय में मेरे शरीर पर 7 और घाव हो गए। विषैला कोहरा छोड़ने के बाद भी उन्होंने हमला करना बंद नहीं किया, बल्कि उनके हमले और तेज हो गए। अच्छी बात सिर्फ इतनी थी कि उन्होंने जो जहरीला कोहरा छोड़ा था उससे मेरी दृश्यता पर ज्यादा असर नहीं पड़ा, अन्यथा मेरी चोटें और भी गंभीर हो सकती थीं। मैं जो पीड़ा महसूस कर रहा हूं वह अभी भी दूर नहीं हुई है, क्योंकि काला कोहरा अभी भी मेरे शरीर को घेरे हुए है, मेरे शरीर के अंदर घुसने की पूरी कोशिश कर रहा है। ऐसा लगता है कि इसमें अपनी ही भावना है जो मेरे लड़ने के दौरान चाहे मैं कहीं भी जाऊं, यह मेरी ओर आती रहती है, और यही कारण है कि मैं अभी भी सर्वोच्च युद्ध अभ्यास कर रहा हूं जबकि मेरे शरीर में सील बनाई जा रही है। 1 2 3 4.13 मैं घूमता हूं और घूमता हूं और 21वीं मोहर बनने तक 13वीं चाल तक पहुंचने में सक्षम हो जाता हूं। जैसे ही 21वीं मोहर बनी, मुझे अपने पूरे शरीर में ताजगी भरी ऊर्जा का संचार महसूस हुआ। इतना ही नहीं, सूर्य अग्नि की 100% शक्ति का उपयोग करने से जो दबाव मैं महसूस कर रहा था वह भी थोड़ा कम हो गया। क्लैंक स्लैश स्लैश क्लैंक, क्रिएशन 21 सील के साथ मेरी ताकत थोड़ी बढ़ गई थी और मैं ग्रिम जाति के राक्षस के हमले का जवाब देने में बेहतर था, हालांकि हर कुछ सेकंड में कट जाना अभी भी अपरिहार्य है। 18वें प्रयास में मुझे सर्वोच्च युद्ध अभ्यास में अत्यधिक प्रतिरोध महसूस होने लगा, लेकिन मैंने फिर भी प्रयास जारी रखा, क्योंकि यही एकमात्र चीज है जो मुझे उस पीड़ादायक दर्द के कारण पागल होने से बचाती है। जैसे जैसे मेरे शरीर पर घाव बढ़ते गए, सर्वोच्च युद्ध अभ्यास का परिसंचरण भी बढ़ता गया। जितनी अधिक पीड़ा मैं महसूस करूंगा उतनी ही अधिक गति में परिसंचरण करने में सक्षम हो जाऊंगा। वे अधिक से अधिक चालें घूमते रहे और अंततः 24वीं चाल तक पहुंचने में सफल रहे। जब तक मैं 24वीं चाल की दीवार को तोड़ दूंगा, मैं दूसरी चाल बनाने में सक्षम हो जाऊंगा। मैंने दबाव बनाना शुरू कर दिया। मैंने इसे तब तक बनाया जब तक कि मैं खुद को नियंत्रित नहीं कर सका और इसे पूरी तरह से उस दीवार पर छोड़ दिया जो मुझे 22वीं मोहर बनाने से रोक रही थी। टकराना,
दीवार धमाके के साथ टूट गई और 22वीं सील का निर्माण शुरू हो गया। मैंने उसे उतना ही मैना खिलाना शुरू किया जितना कि उसे जरूरत थी, इसलिए सील का निर्माण जल्दी खत्म हो गया। क्लैंक क्लैंक स्लैश। समय बीतता गया और मेरे हथियार दोनों राक्षसों से उग्र रूप से टकराते रहे। प्रत्येक सेकंड के साथ मेरे मंदिर में सील अधिक पूर्ण होती गई और अंततः 1.5 मिनट के बाद सील पूरी तरह से पूरी हो गई और मैं अंततः इसके बूस्ट प्राप्त करने में सक्षम हो गया। न केवल मेरी शारीरिक शक्ति में फिर से थोड़ी वृद्धि हुई, बल्कि मेरी मानसिक ऊर्जा में भी सुधार हुआ और यही कारण है कि सनफायर और शक्ति के 100% उपयोग के कारण जो तनाव मैं महसूस कर रहा था वह पूरी तरह से दूर हो गया और मुझे लगा कि मेरा मन फिर से मुक्त हो गया है। खटखट। हमेशा की तरह 2 कृपाण मुझ पर आए। एक कृपाण मेरी ढाल से टकराए और जब दूसरी कृपाण मेरी तलवार से टकराए तो मैंने अपनी तलवार को थोड़ा सा हिलाया और ग्रिम राक्षस की कृपाण से बच गया। ग्रिम राक्षस के चेहरे पर एक सामान्य मुस्कान देखकर मैं हमेशा ग्रिम राक्षस को घायल करने के लिए ऐसा करता हूं, लेकिन हर बार वह मेरी तलवार को चकमा दे देता है जबकि उसकी कृपाण मेरे कुछ हिस्से को काट देती है। इस बार भी जब मैं उसके करीब गया तो वह मेरी तलवार को चकमा देने के लिए तेजी से आगे बढ़ा, जैसा कि वह हर बार करता है, लेकिन इस बार उसे आश्चर्य हुआ क्योंकि जब वह आगे बढ़ रहा था तो मेरी तलवार की गति अचानक बढ़ गई और इससे पहले कि वह कुछ कर पाता उसने उसकी छाती पर हल्का सा वार कर दिया, जबकि मेरे कंधे की ओर आ रही तलवार को मैंने चकमा दे दिया। मेरी तलवार ने जो बनाया उसे कट नहीं माना जा सकता क्योंकि यह उसके कौशल का हल्का सा स्पर्श मात्र था, लेकिन फिर भी वह ऐसा करने में सक्षम है जो पहली बार हुआ था। मेरी तलवार के छोटे से स्पर्श ने राक्षस पर बहुत बड़ा प्रभाव डाला और उसके चेहरे पर तीव्र क्रोध प्रकट हो गया। हे नीच भोजन, तूने अपनी गंदी तलवार से इस महान मुझ के शरीर को कलंकित करने का साहस किया है। तुम्हें इसके लिए बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। मैं तुम्हें जीते जी नहीं खाऊंगा, मैं अपने दिल से जहर भी पिलाऊंगा ताकि तुम्हें सही मायने में पीड़ा का अनुभव हो सके। वह जोर से चिल्लाया और उसके मुंह से कोहरे की एक मुट्ठी भर गेंद निकली। ये पिछली बार इसके मुंह से छोड़ी गई काली धुंध की लहर से पूरी तरह से अलग है और धुंध का ये गोला थोड़ा अलग है क्योंकि यह पूरी तरह से काला नहीं है, बल्कि इस पर लाल रंग के धब्बे भी हैं। धब। मुझे इस काले लाल कोहरे की गेंद से बहुत गंभीर खतरा महसूस हुआ और मैं गंभीर रूप से घायल होने का जोखिम उठाते हुए भी इससे बचना चाहता था, लेकिन इससे पहले कि मैं पीछे कूदने के लिए अपनी मांसपेशियों को लचीला कर पाता, यह मेरे शरीर पर गिर पड़ी। हा, 7 नरकों की पीड़ा भोगो, तुम नीच जानवर हो। वह जोर से चिल्लाया और हंसा। यह मेरे दिल का जहर है जिसे मैं 3 दिन में केवल एक बार इस्तेमाल कर सकता हूँ। तुम्हें बहुत गर्व महसूस होना चाहिए कि मैंने इसे तुम पर इस्तेमाल किया। काली लाल गेंद मुझसे टकराए और बिना समय गंवाए दूसरी त्वचा की तरह मुझे घेरने लगी। क्रैकल क्रैकल क्रैकल। मुझे वह पीड़ादायक दर्द महसूस नहीं हुआ जिसकी मुझे उम्मीद थी क्योंकि काले लाल कोहरे ने मुझे पूरी तरह से ढक लिया था। जहर के जलने की चटकने की आवाज के अलावा मुझे कुछ भी महसूस नहीं हुआ। हमला कर रहे 2 ब्लैक वाइपर स्नेकमैन अचानक रुक गए और अपने चेहरों पर मुस्कान के साथ मेरी ओर देखते रहे। उन्हें इस बात की बिल्कुल भी परवाह नहीं थी कि मैं हमारे बीच दूरी बनाने के लिए कुछ कदम पीछे हट रही हूं। ऐसा लगता है कि उन्हें पूरा भरोसा है कि मैं भाग नहीं जाऊंगा। मैंने बीच में पर्याप्त दूरी बनाने के बाद रुक गया और सर्वोच्च युद्ध अभ्यास शुरू कर दिया, लेकिन यह वास्तव में कठिन है। 2 मुहरों को बनाने के बाद मैं जो प्रतिरोध महसूस कर रहा हूं वह वास्तव में बहुत बड़ा है कि मैं तीसरी चाल के बाद आगे बढ़ने में सक्षम नहीं था। ठीक, ये सही समय है। एक ब्लैक वाइपर स्नेकमैन ने दूसरे से पूछा। हाँ डॉन, कुछ ही सेकंड में इसे वह पीड़ा महसूस होगी जो इसने पहले कभी महसूस नहीं की थी। ब्लैक वाइपर स्नेकमैन ने अपने चेहरे पर एक बड़ी मुस्कान के साथ कहा क्योंकि वे दोनों मुझे गौर से देख रहे थे। उनकी बातें सुनकर मैंने तुरंत अपनी सूर्य अग्नि की शक्ति का प्रयोग करके अपने शरीर को आंतरिक और बाह्य दोनों रूप से उससे ढक लिया। सामान्यतः यदि 2 व्यक्ति एक ही नियम शक्ति का प्रयोग करते हैं तो उनकी नियम शक्ति में टकराव होता है क्योंकि उस नियम शक्ति के बारे में उनकी समझ थोड़ी भिन्न होती है, लेकिन सनफायर के बारे में हमारी समझ बिल्कुल एक जैसी है। इसमें थोड़ा भी परिवर्तन नहीं है और यही कारण है कि हम दोनों टकराव के भय के बिना अपनी सनफायर का प्रयोग कर सकते हैं। विष ने मेरे शरीर को पूरी तरह से ढक लिया है। हालांकि यह मेरे शरीर के अंदर घुसपैठ करने की कोशिश करते हुए जलता रहा, फिर भी इसका 30% हिस्सा मेरे शरीर के अंदर चला गया, जहां ये फिर से एशलिन और मेरी सूर्य अग्नि द्वारा जलाया जा रहा है। पहले जैसे ही काला जहर मेरे अंदर प्रवेश करता था मुझे भयंकर दर्द महसूस होता था, लेकिन जब ये जहर मेरे अंदर प्रवेश करता है तो मुझे कुछ भी महसूस नहीं होता। हालांकि यह ब्लैक रेड वैनम सनफायर द्वारा बाहरी और आंतरिक रूप से जलता रहा,
लेकिन इसका लगभग 10% से 15% हिस्सा मेरे शरीर के अंदर पहले ही फैल चुका था। अगर यह सामान्य ब्लैक वैनम होता, तो मेरे अंदर फैलने में केवल 1% से 2% ही सक्षम होता, लेकिन ये ब्लैक रेड वैनम अतिरिक्त लचीला है। चाहे एशलिन और मैंने इसे उसकी सिनफायर से जलाने की कितनी भी कोशिश की हो, इसका कुछ हिस्सा अभी भी बच गया और मेरे शरीर के हर इंच में फैल जाएगा। अचानक अत्यंत पीड़ादायक दर्द ने मुझे जकड़ लिया, जिससे चीख निकली जो मैंने अब तक नहीं निकाली थी। ये दर्द इतना पीड़ादायक है कि इसकी तुलना उस दर्द से की जा सकती है जो मुझे तब महसूस हुआ था जब मुझे राक्षस कोर को जबरदस्ती खिलाया गया था, और सबसे बुरी बात यह है कि मैं इसे अपने शरीर के हर इंच में महसूस कर रहा हूँ। जब मुझे राक्षस कोर को जबरदस्ती खिलाया गया था, तो दर्द इतना यातनापूर्ण था, लेकिन ये कभी भी इस तरह से नहीं फैला था। अब मुझे अपने शरीर के हर इंच में दर्द महसूस हो रहा है और मुझे लगता है कि मेरा दिमाग टूट जाएगा। अपनी शेष चेतना के साथ मैंने सर्वोच्च युद्ध अभ्यास को पकड़ रखा था और उसे प्रसारित करता रहा, और पिछली बार की तरह मैंने दर्द का प्रतिरोध नहीं किया, बल्कि उसे बह जाने दिया। अगर मैं इसका विरोध करने की कोशिश करता हूं, तो यह ऐसा होगा जैसे मैं कागज के बांध से नदी के बहाव को थाम रहा हूं, पानी 1 सेकंड में ही इसे तोड़ देगा। इसलिए बेहतर है कि मैं इस यातनापूर्ण दर्द को अपने ऊपर हावी होने दूं और तूफान में डूबी हुई छोटी नाव की तरह बन जाऊं। जब तक मैं छोटी नाव को थामे रहूंगा, मैं डूबूंगा नहीं, चाहे कितनी भी बड़ी लहरें क्यों ना आए। मैं इस यातनापूर्ण पीड़ा में चिल्लाता रहा और सर्वोच्च युद्ध अभ्यास में घूमता रहा। मुझे नहीं पता था कि मैं किस परिसंचरण में हूं या मैं मुहर बनाने के कितने करीब हूं। मैं केवल इतना जानता हूं कि जब तक मैं इस पीड़ा में घूमता रहूंगा, मैं परिणाम देखूंगा। तारांकन प्रतिशत $डॉलर ## प्रतिशत $## और प्रतिशत $#######। हा। मैंने सुना कि 2 काले विष वाले सांपों ने कुछ कहा और हंस पड़े, लेकिन मैं उनकी हंसी के अलावा एक भी शब्द नहीं समझ पाया क्योंकि मैं इस अपार पीड़ा में डूबा हुआ था। समय बीतता गया और मुझे नहीं पता कि कितना समय बीत गया, लेकिन अचानक मुझे एक बेहद हल्की ठंडक का एहसास हुआ। जैसे ही मैंने उस एहसास को महसूस किया, मुझे पता चल गया कि सील बन गई है और मुझे इस पीड़ा में थोड़ी खुशी महसूस हुई। फिर भी मुझे पता है कि सिर्फ ये सील ही काफी नहीं होगी, और इसीलिए मैंने सर्वोच्च युद्ध अभ्यास को प्रसारित करना कभी बंद नहीं किया। मुझे नई सील बनाते रहना होगा। जब मेरे पास और सील होंगी, तभी मैं उन कमीनों को मौत के घाट उतार पाऊंगा। समय बीतने के साथ साथ मेरे अंदर और अधिक विष समाता गया और मेरे शरीर पर चढ़ी विष की परत पतली होने लगी, लेकिन ऐसा होने पर जो पीड़ादायक दर्द मैं महसूस कर रही थी, वह कम नहीं हुआ, बल्कि बढ़ता ही गया। मैं इस यातनापूर्ण दर्द के कारण मानसिक संतुलन खोने के कगार पर पहुंच गया हूं। ये दर्द न केवल मुझे मानसिक रूप से बल्कि शारीरिक रूप से भी प्रभावित कर रहा है। यातनापूर्ण दर्द के कारण मुझे अत्यधिक दबाव महसूस होने के कारण मेरी नाक, कान और आंखों से खून निकलने लगा, और इसके अलावा विष की संक्षारकता भी बढ़ गई। यदि मेरा शरीर मजबूत न होता और 2 एमेथिस्ट सीलों के कारण उपचार शक्ति अच्छी न होती तथा एशलिन अपनी सूर्य अग्नि से सारा विष न जलाती, तो मेरा शरीर अब तक क्षत विक्षत हो चुका होता। मुझे हल्की सी ठक ठक की अनुभूति हुई, जिसका मतलब है कि एक और सील पूरी हो गई है। मैं ये देखकर बेहद खुश हूं कि अगर मैं यातनापूर्ण पीड़ा महसूस नहीं कर रहा होता और मेरे सामने 2 ग्रिम राक्षस नहीं होते, तो मैं निश्चित रूप से नाचता। इतना चिल्लाने के बाद मेरा गला सूख गया था और मैं अभी भी तीव्र पीड़ा में चिल्ला रही हूँ, लेकिन मैं अकेली नहीं हूँ जो चिल्ला रही हूँ। मैं कई धीमी आवाजें सुन सकती थी जो चिल्ला रही थीं, लेकिन किसी कारणवश वे मुझे बहुत धीमी और दूर लग रही थीं। ऐसा इसलिए हो सकता है क्योंकि मैं बहुत दूर चला गया हूँ, या शायद इसलिए क्योंकि मुझे बहुत दर्द हो रहा है क्योंकि मेरी आंखें बंद हैं और मैं गीली जमीन पर छटपटा रहा हूँ जब से इस अत्यंत पीड़ादायक दर्द ने मुझे जकड़ा है। जैसे जैसे समय बीतता गया, दर्द बढ़ता गया, लेकिन दिलचस्प बात यह थी कि मैंने पाया कि मेरे मन में स्पष्टता लौट रही थी। मेरे उलझे हुए विचार थोड़े स्पष्ट होने लगे थे। ऐसा इसलिए हो सकता है कि मुझे दर्द की आदत हो गई है, या इस तरह के दर्द का अनुभव करने से मेरी मानसिक दृढ़ता बढ़ गई है, जैसा कि पिछली बार हुआ था जब मैंने इस तरह के दर्द का अनुभव किया था। मेरी मानसिक दृढ़ता बढ़ गई थी। खैर, जो भी हो, यह मेरे लिए अच्छी बात है क्योंकि मेरे विचार जितने स्पष्ट होंगे, मैं उतना ही बेहतर सोच पाऊंगा। टेक, क्या हमें उसे खा लेना चाहिए? उसका भयानक दर्द देखकर मुझे बहुत भूख लगने लगी है। एक ब्लैक वाइपर सांप ने दूसरे से पूछा। ये पहली बार है जब मैं उन्हें स्पष्ट रूप से सुन पा रहा हूँ, क्योंकि उस यातनापूर्ण दर्द ने मुझे जकड़ लिया था और पहली बार मैंने सुना था कि वे मुझे खा रहे हैं। ये सुनकर मैं सतर्क हो गया, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है जो मैं न कर सकूं।
हालांकि जैसे जैसे मुझमें कुछ स्पष्टता आएगी और मैं अपने अंगों को थोड़ा हिलाने में सक्षम हो जाऊंगा, लेकिन इतना ही, मुझे अपनी इंद्रियों और अंगों पर पूर्ण नियंत्रण पाने में कुछ और समय लगेगा। यदि मैं एक और मुहर बनाने में सक्षम हो जाऊं तो ये थोड़ा तेज हो जाएगा, लेकिन एक और मुहर बनाना बहुत मुश्किल है। मैं इस मुहर के लिए काफी समय से काम कर रहा हूं, लेकिन यह अभी तक पूरा नहीं हुआ है, और जब मैंने ये देखने के लिए देखा कि कितनी चालें बाकी हैं, तो मैंने पाया कि इस मुहर के पूरा होने से पहले मुझे अभी भी 5 चालें चलनी हैं। ये देखकर मैंने अपना पूरा प्रयास प्रसारित करने में लगा दिया। जो सारा क्रोध और हताशा मैं महसूस कर रहा था, मैंने इसे सुप्रिय युद्ध अभ्यास के प्रसार के लिए ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया। तुम मूर्ख हो, क्या तुम पहले खाकर नेता के क्रोध का शिकार बनना चाहते हो? उसके दोस्त ने डांटा। क्या तुम छोटे की तरह बनना चाहते हो, डॉन? टेक नाम के ग्रिम राक्षस ने डॉन नाम के राक्षस से पूछा। वह कुछ याद करके कांप उठता है और कृतज्ञता से अपने मित्र की ओर देखने लगता है। फिर वह मेरी ओर देखता है और मुझे मुरझाते और आनंद से चीखते हुए देखने लगता है। टकराना। अंततः मैं 24वीं चाल की दीवार को तोड़ने में सफल रहा जिसने मुझे मुहर बनाने से रोक रखा था। इस मुहर के साथ मैंने आज 5 मुहरें बना ली हैं, जिससे मेरे मंदिर में 25 मुहरें हो गई हैं। 1 मिनट बीता और सील पूरी तरह से बन गई। इसके पूरा होने के साथ मुझे लगा जैसे मैंने अपनी इंद्रियों और अंगों पर पूरा नियंत्रण पा लिया है। यातनापूर्ण दर्द अभी भी है, लेकिन जब मैं इन दरिंदों से लड़ूंगी तो यह मुझे ज्यादा प्रभावित नहीं कर पाएगा।